Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all participants, faculty, and I hope you had a great day at your work and at your homes. आप सब लोगों को खुश आमदेद आज के सेशन में। हमने कल फोर्थ मॉड्यूल कंप्लीट किया था। फोर्थ मॉड्यूल एक इंटरेस्टिंग मॉड्यूल था। इसमें हमने कुछ इस तरह की बातें की थी और वो इंटरेस्टिंग मॉड्यूल कहने का मेरा मकसद ये कि आपकी जो पार्टिसिपेशन थी उसमें अच्छे इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए थे, बड़ी कैंडिड ऑब्जर्वेशंस आई थी और आप लोगों की खुद फील्ड असाइनमेंट्स के ऊपर जो आप लोगों की क्वेरीज और कंसर्न रही हैं बाज़ औक़ात वो आई थी और अच्छा लगा। ये इस तरह ही होना चाहिए कि जो हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, एकेडमिक या क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, उसमें इसी तरीके से खुल कर के सवाल आने चाहिए, बातें होनी चाहिए और जो आप लोगों की ऑब्जर्वेशंस हों, वो सामने आनी चाहिए। So, it was overall a good exercise yesterday and the day before during Module 4. Module 4 को हम थोड़ा-सा रिव्यू कर लेते हैं बिफोर गोइंग अहेड और उसमें ये कि क्योंकि ये चीज़ें हमारी मॉड्यूल 5 में भी इस्तेमाल होंगी। इसमें से ऑल सबसे पहले हमने यूनिफाइड स्ट्रेटजी की बात की थी। यूनिफाइड स्ट्रेटजी की का मकसद ये होता है कि इसमें हमें जो तमाम कंपोनेंट्स हैं, तमाम पुलिस ऑफिशियल्स हैं या तमाम यूनिट्स हैं पुलिस के जो एक सिचुएशन में, क्राइसिस सिचुएशन के अंदर, दे ऑल शुड सेंड अ सिंपल एंड सिंगुलर मैसेज। वो मैसेज सिंपल होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल सिंगुलर मैसेज होना चाहिए, एक सिंगुलर थीम होनी चाहिए। ये कतई ना हो कि आपका मैसेज जो है वो एक से ज़्यादा किस्म की थीम्स कैरी कर रहा हो और मिसाल उसकी हमने इस तरह दी थी कि एक शख्स ऑपरेशन करने की बात कर रहा है और दूसरा शख्स जो है वो जाकर ऑपरेशन के अगेंस्ट बात कर रहा है। हमने एक मिसाल भी दी थी कि एक ऑफिसर ने बताया कि जी वो रोड खुलवाने के लिए गए तो उन्होंने बातचीत के ज़रिए उस सिचुएशन को बड़ा अच्छा हैंडल कर लिया एंड व्हेन ही वाज़ अबाउट टू डिफ्यूज़ द सिचुएशन और ही वाज़ अबाउट टू अचीव हिज फाइनल सक्सेस कि जो उसकी वजह से वो सिचुएशन सारी डिफ्यूज हो जाती तो देन अनदर ऑफिसर केम विद टोटली डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द सिचुएशन और उन्होंने वहाँ जाकर के एक डिफरेंट किस्म की बात करनी शुरू कर दी और उसकी वजह से वो जो सिचुएशन थी वो बनते-बनते खराब हो गई एंड देन द फर्स्ट ऑफिसर हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू रीगेन द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल जिनके साथ वो सिचुएशन डील कर रहे थे। तो इसलिए एक ही जैसे इशारे होने चाहिए, एक ही जैसा मैसेज होना चाहिए, एक ही जैसी थीम होनी चाहिए, तमाम लोगों की जो इंसिडेंट को डील कर रहे हैं, तमाम लॉ एनफोर्समेंट के लोग, तमाम पुलिस के लोग और यहाँ पर ये बात भी मैं करता चलूँ, कल इसका ज़िक्र हमने नहीं किया था, लेकिन हमारे ज़हन में ये बात भी आती है कि ये तो हम पुलिस की बात कर रहे हैं, ये तो हम एक ऑर्गनाइज़ेशन की बात कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस भी बनती है जहाँ मल्टीपल ऑर्गनाइज़ेशंस काम कर रही होती हैं। आप ये सोचिए कि जब पुलिस के अपने अंदर या एक इदारे के लोगों के दरमियान बाज़ औक़ात डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, बाज़ औक़ात जो है वो डिसओरिएंटेशन एक-दूसरे से आ जाता है या डिस्कनेक्ट आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जो भी आप इसे नाम दें, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आ जाता है। विदिन द सेम ऑर्गनाइज़ेशन, विदिन द सेम पुलिस फ़ोर्स आपके साथ ऐसा हो जाता है। तो जब दूसरे इदारे बीच में शामिल हों, जब एक से ज़्यादा इदारे शामिल हों और वो काम कर रहे हों, तो उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कितना ज़्यादा लैप्स हो सकता है। और अगर इससे हम दोनों मिसालें ले सकते हैं। इससे हम ये मिसाल ले सकते हैं कि हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो बहुत सारी जब नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे, डिविजन्स लेवल पे, सूबाई लेवल पे फ़ौज को तलब कर लिया जाता है। फ़ौज का इदारा होता है, फिर उनके साथ रेंजर्स होती है या बॉर्डर जहाँ पर बॉर्डर की है वहाँ रेंजर्स होती है। बाज़ औक़ात रेंजर्स शहरों में भी होती है, जैसे कराची शहर में मौजूद है या मुख्तलिफ रोल प्ले करने आ जाती है। फिर एफसी होती है और दूसरी फ़ोर्सेज़ होती हैं। आपके पास बलूचिस्तान में तो एफसी के अलावा खासादार भी हैं, ग़ालिबन लेवीज़ जिसे कहते हैं, ये फ़ोर्सेज़ भी हैं। तो जब एक से ज़ायद फ़ोर्सेज़ काम कर रही हों, तो कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है यूनिफ़ाइड स्ट्रैटेजी को मेंटेन करना। फिर इसी तरीके से आप जब पुलिस के तौर पे पुलिस ऑफ़िसर या पुलिस फ़ोर्स ही जब लीड कर रही होती है किसी ऑपरेशन को, ऐसे में भी बाज़ औक़ात ये होता है कि
एक से ज़्यादा इदारे आपके साथ भी काम कर रहे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ काम कर रही है, फायर ब्रिगेड वहाँ मौजूद है, सिविल डिफेंस वहाँ मौजूद है, रेस्क्यू का इदारा 1112 जैसे पंजाब में है या यहाँ पर दूसरे रेस्क्यू के इदारे हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों किस्म के वो मौजूद हैं, वो आपके साथ काम कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि ऐसी सिचुएशन हो और उसमें आप जो पुलिस है, पुलिस ऑफिसर का लीड रोल हो और वहाँ पर एक से ज़ायद इदारे और एक से ज़ायद महकमे काम कर रहे हों, तो वहाँ ये यूनिफाइड स्ट्रैटेजी जो है, इसे अचीव करना, ये किस कदर मुश्किल काम होगा। ये किस कदर सब्र आज़मा एक एक्सरसाइज़ होती है, कितनी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज़ होती है, इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इसमें ये कतई आसान नहीं होता और इसको इसको हैंडल करना यकीनन बहुत मुश्किल होता है और उसकी वजह से जो है अगर ज़रा-सा भी आपने इस ऐसी सिचुएशन में मिक्स्ड सिग्नल्स दिए, तो देखिए आपका जो सब्जेक्ट है, ये उसका दर्द सर नहीं है कि आप एक इदारा काम कर रहा है या एक से ज़्यादा इदारे काम कर रहे हैं। उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके लिए है, आपको इसे सॉर्ट आउट करना है। उसको तो अपनी सिचुएशन देखनी है, उसको अपने मुतालबात से गर्ज़ है, उसे अपना एस्केप रूट या अपना जो सेफ पैसेज है, वो चेक करना है, सेफ एग्ज़िट है, वो चेक करना है। उसे जो होस्टेजेस हैं, उनके ऊपर जो वो वायलेंस करने का इरादा रखता है, आपने उसे उससे बाज़ रखना है। बाकी इदारे कितने हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कैसी है, आप कितनी उसकी वजह से स्ट्रेस में हैं, वगैरह-वगैरह। ये तमाम चीज़ें ये जो अगवाकार है, जो सब्जेक्ट है, ये उसका मैटर नहीं है, ये आपका मैटर है। इसलिए इस मामले में बहुत ज़्यादा संजीदगी की ज़रूरत होती है। आपने कल भी बात की थी इस तरह से बलूचिस्तान के ही ऑपरेशंस की कि जहाँ पर दूसरे इदारे होते हैं, दूसरी फ़ोर्सेज़ होती हैं, तो वहाँ पर बाज़ औक़ात जो एक फ़ोर्स है, वो दूसरे फ़ोर्स की जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं या उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं या उसकी जो रिज़र्वेशंस हैं, उनको बिल्कुल भी ख़ातिर में नहीं लाती। और वो जब खातिर में नहीं लाया जाता तो उसकी वजह से बहुत बड़े-बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ता है। और वो इसीलिए होता है कि अगर ग्राउंड के ऊपर काम करने वाले तमाम लोग एक पेज पर आ जाएँ, एक-दूसरे से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके, एक-दूसरे की बात को सुन के, समझ के, तो आप बहुत हद तक जो है वो इस किस्म की मुश्किलात से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन यही होती है, ज़्यादातर हमारे यहाँ बिल्कुल कल ये सही बात की गई थी कि ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें अगर जो एक एक फ़ो जो कि हमने फ़ोर्सेस की बात की थी कि मुख्तलिफ़ फ़ोर्सेस आ जाती हैं, तो वहाँ पर पुलिस जिसकी के ग्राउंड के ऊपर इन्फॉर्मेशन आमतौर पे सबसे ज़्यादा होती है, ग्राउंड पे कनेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, लोगों से रिलेशनशिप सबसे बेहतर होता है, ज़्यादातर केसेज़ में। वहाँ पुलिस के रोल को इग्नोर करना जो है वो हमेशा नुकसान का बाइस बनता है। और हम तो ज़ाहिर-सी बात है, हमने तो कमांड को फ़ॉलो करना है। अगर हमारी कमांड ये कहती है कि ठीक है, आप रिट्रीट करें, तो हम कर जाते हैं। लेकिन उस सिचुएशन के अंदर बाद में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है, कोई फ़ोर्स अगर बाहर से आएगी तो वो एक महदूद ऑपरेशन करेगी थोड़ी देर के लिए और फिर चली जाएगी। उसके आफ्टरमैथ को भी पुलिस ने ही फेस करना होता है, पुलिस ने ही डील करना होता है। लिहाज़ा यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा, ये आप स्टेक होल्डर हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचें कि ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें यूनिफाइड स्ट्रैटेजी और उसके जो इंडिकेटर्स हैं, अगर हम यूनिफाइड स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो ऐसी सिचुएशन में लाके और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जब विद इन द सेम टीम हमारे पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है और बाज़ औक़ात उस डिफरेंस को हैंडल करना भी मुश्किल हो चुका होता है कमांडर के लिए, तो जब एक मुख्तलिफ़ किस्म की टीम्स काम कर रही हों, मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे काम कर रहे हों, जिनका टोटल इकोसिस्टम ही डिफरेंट है, जिनका टोटल वर्क करने का जो एथिक्स है वही डिफरेंट है या जिनका टोटल जो चेन ऑफ कमांड है वही डिफरेंट है, जिनका टोटल मोडस ऑपरेंडी डिफरेंट है, तो उसमें आप ये समझ सकते हैं कि किस कदर मुश्किल दरपेश हो सकती है यूनिफाइड स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना या अचीव करने के हवाले से। और अगर आप ये पूछें कि इसमें इस मसले का हल क्या है? तो इस मसले का हल है यूनिटी ऑफ कमांड। यानी कि जो कमांड है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए वो किसके पास है। जिसके पास कमांड हो फिर उसको फ़ॉलो करना ज़रूरी होता है। ये वैसे भी पुलिस के अंदर रहते हुए भी देखें आप लोग ये बात जानते हैं कि जब एक डिसीज़न होने जा रहा होता है, मेरी अपनी भी आदत है कि व्हेन आई टेक सम डिसीज़न और स्पेशली जब वो म्यूचुअल उसका उसका होता है, ताल्लुक होता है, तमाम लोगों से ताल्लुक होता है उसका, ब्रॉड बेस पे अफ़ेक्ट कर सकता है वो डिसीज़न, तो आई टेक एडवाइस फ्रॉम माय टीम। मैं जो टीम के लोग हैं उनको या टीम में जो लीडर्स हैं उनको इकट्ठा करके अक्सर
मीटिंग्स के अंदर जो है वो स्ट्रेटजी के ऊपर बात करता हूँ और एडवाइस लेता हूँ। रिकमेंडेशंस करने को कहता हूँ कि भई आपके ज़हन में कोई बात है तो बताएँ, या कोई मुख्तलिफ ज़हन में आपकी सोच है तो बताएँ, या आपको जो ये जो डायरेक्शन दी जा रही है या जो स्ट्रेटजी आपको बताई जा रही है, अगर आप इससे सहमत नहीं हैं, इससे एग्री नहीं करते, इससे डिफरेंस रखते हैं, तो बताएँ और उसकी वजह भी बताएँ। तो अगर आपके दरमियान आपके पास ऐसी कोई वजह होगी, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम उसको 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 अकाउंट फॉर करेंगे, हम उसको खातिर में लेकर आएँगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आपके ज़हन में सिर्फ़ ये कि बस ये आपको ठीक नहीं लगता, ओनली इस वजह से सिर्फ़ आप ये इसको कह रहे हैं कि जी ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ़ ये रीज़न की वजह से किसी बात से अपोज़ कर रहे हैं, तो वो मुनासिब नहीं है। बल्कि अगर आपके पास हाँ, जस्टिफाइड रीज़न है, कोजेंट रीज़न्स हैं आपके पास, तो आप ज़रूर डिफेंस ओपिनियन का हक रखते हैं और उनको वे डाउन किया जाएगा। बाज़ औक़ात आपकी बात सही होती है, आपकी हद तक। लेकिन जब वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, तो उसमें जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कोई और फ़ैसला होता है, जिसकी वजह से जनरली सब लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिसकी वजह से जो लार्जर इंटरेस्ट है ऑर्गनाइज़ेशन का, वो अचीव किया जा सकता है। तो हम बाज़ औक़ात ऐसे डिसीज़न्स करते हैं, लेकिन ये कि जो एब्रप्टली डिसीज़न्स करना है और जिसमें उसको कंसल्टेशन ना की जानी है, ये तो मतलब हम किसी भी हिसाब से ना ये टीम वर्क के लिए अच्छा है, ना हमारा मज़हब इसे सिखाता है, ना साइंस इसे सिखाती है। क्योंकि अभी टीम मैनेजमेंट, टीम वर्क और लीडरशिप ये एक साइंस है पूरी। और ये साइंस भी ये सिखाती है कि रिकमेंडेशंस के ऊपर, कंसल्टेशन के ऊपर बेस करना चाहिए, ना कि जो है ना वो वीटो यूज़ किया जाए हर मामले में, अपनी पावर को, वीटो पावर को, और जो है वो तमाम फैसले जो हैं वो एक तरफ़ा या व एक एक सोच के, एक ज़हन के साथ लिए जा रहे हैं। तो ये एक बात आपके साथ शेयर करनी थी इस हवाले से, जो कल का मॉड्यूल था। फिर कल के मॉड्यूल में हमने यूनिफाइड स्ट्रैटेजी, जो कि हम तकरीबन समझ भी गए थे, हमने उसकी एग्ज़ाम्पल्स भी साइट की थी बाद में। उस यूनिफाइड स्ट्रैटेजी के बाद फिर हमने क्रिटिकल एक्टिविटीज़ की बात की थी कि जो डिलिवरीज़ होती हैं या जो रिलीज़ है होस्टेज का या जो सरेंडर है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ कोऑर्डिनेशन की हमें ज़रूरत होती है। फिर हमने कहा था कि जो नेगोशिएशन का प्रोसेस है, उसमें जो पॉज़िटिव प्रोग्रेस हो रही है, या वो जो है वो हाई रिस्क की तरफ जा रहा है, या उसमें आपका जो जो मुज़ाकरात की आपकी कोशिश है वो कामयाब नहीं हो रही। तो इन चीज़ों का इदराक करने के लिए, या इन चीज़ों को कहना कि इसको एक सिग्निफ़ाई करने के लिए कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। तो वो हमने बात की थी, और वो इंडिकेटर्स तकरीबन तमाम आपके सामने शेयर जब किए गए थे, तो आप में से ज़्यादातर लोग उससे एग्री कर रहे थे, क्योंकि जब हमने एग्ज़ाम्पल्स ली थी बाद में, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि आप बिल्कुल उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियरली हो गई थी कि ये इसी तरह से होता है। इसीलिए आपने जब एग्ज़ाम्पल्स खुद दिए थे, तो उसमें आपने बिल्कुल सही इंडिकेटर्स बताए थे, और बल्कि मेरा ख़्याल है 1-2 तो आउट ऑफ द बॉक्स भी इंडिकेटर्स बताए थे आपने, जो कि बड़ा अच्छा आपका एडिशन था। कल की हाई रिस्क इंडिकेटर्स पे हमने बात की थी, और पॉजिटिव प्रोग्रेस के इंडिकेटर्स पे हमने बात की थी, और आखिर में हमने ये बताया था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी हमारी कल, लास्ट स्लाइड जो थी, कि नेगोशिएशन टीम का व्यू ऑफ सक्सेस क्या है। यानी कि नेगोशिएशंस को क्या फ़ायदे, क्या सिर्फ़ इसी सूरत में हम सक्सेसफुल कहेंगे कि जी नेगोशिएशन की सूरत में फ़ैसला हो गया और सिचुएशन डिफ्यूज़ हो गई और एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, यूज़ ऑफ फ़ोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्या सिर्फ़ उसी वक़्त हम नेगोशिएशन को सक्सेसफुल कहेंगे, या यूज़ ऑफ फ़ोर्स होने के बावजूद भी नेगोशिएशन को सक्सेसफुल कहा जा सकता है? तो द आंसर इज़ येस, कि नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो सकती है, चाहे इसके एंड में यूज़ ऑफ फ़ोर्स ही करना पड़ जाए। क्योंकि नेगोशिएशंस के मकसद सिर्फ़ एक यही नहीं होता कि हमने यूज़ ऑफ फ़ोर्स नहीं करना या उससे इज्तनाब करना है, बल्कि हमने ये बताया था कि इसके कई और मकासद भी होते हैं। मिसाल के तौर पे टाइम बाय करना, और टाइम बाय करके हम वर्बल कंटेनमेंट के ज़रिए कुछ वक़्त गुज़ारना, बातचीत के ज़रिए कुछ वक़्त गुज़ारना, और इसके दौरान जो है वो ऐसी वो पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट या असॉल्ट टीम्स को ऐसे रास्ते दे देना, जिनकी वज़ह से वो सेफ एंट्रीज़ कर सकते हैं। उन्हें डेंजरस एंट्रीज़, जो खतरनाक एंट्रीज़ थी, उनसे उन्हें बचाना, ताकि वो डेंजरस एंट्रीज़ करके कहीं अपने आप को नुकसान में न डाल दें। तो इसके लिए भी टाइम गेन करना इम्पोर्टेंट था, और हमने बताया कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। ट इंटेलिजेंस हमेशा टाइम लेती है, और मालूमात इकट्ठे होने में हमेशा वक़्त लगता है। तो उसके लिए भी जो टाइम टेकिंग है या टाइम बाइंग है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसके बाद आपका जो
इंटेलिजेंस गैदरिंग के अलावा रिसोर्सेज इकट्ठा करना, क्योंकि अक्सर और बेशतर आपके पास जो सिचुएशंस होती हैं वो उस वक़्त उस लम्हे मौजूद रिसोर्सेज के ज़रिए से हल करना आसान नहीं होती। उसमें आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही होती हैं रिसोर्स कंस्ट्रेंट की और आपको रिसोर्स इकट्ठे करने की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो जब आपको रिसोर्स इकट्ठे करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको रिसोर्सेज़ आने में हमेशा टाइम लगता है। मिसाल के तौर पे स्वाट टीम मूव करनी है, टाइम लगेगा। मिसाल के तौर पे इमरजेंसी जो आपकी सिचुएशन बनी है उसके अंदर एंट्रीज़ करने के लिए आपको कोई टूल्स स्पेशल दरकार हैं, उनके लिए टाइम बनेगा। आपको ग्रेनेड से अगर दरवाज़े ओपन करने हैं, ब्लास्ट करना है, उनको इकट्ठा करने के लिए या लाने के लिए टाइम बनेगा। आपको जैसे कल बात हो रही थी गैसेज़ के यूज़ करने की, जिसकी बाद में फुरकान ने हमसे एक एग्ज़ाम्पल भी शेयर की थी। शायद वो आपने फुरकान व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शायद शेयर कर दी होगी, क्योंकि वो एक अच्छी एग्ज़ाम्पल थी, वो जो गैस के यूज़ के हवाले से आपने मुझसे लिंक शेयर किया था। अगर नहीं तो वो कर दीजिएगा, दैट वाज़ अ गुड एग्ज़ाम्पल। तो इस तरह की अगर कोई एग्ज़ाम्पल हमारे सामने आती है, इन तमाम रिसोर्सेज़ को इकट्ठा करने के लिए टाइम चाहिए होता है। वरना आपको पता है कि हर वक़्त ये तमाम रिसोर्सेज़ हर जगह मौजूद नहीं होती। तो इन रिसोर्सेज़ को इकट्ठा करने के लिए जो टाइम चाहिए, वो भी आपको नेगोशिएशन के ज़रिए ही मिल रहा होता है। सो नेगोशिएशन का टाइम बाय करने का जो एलिमेंट है, ये बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है और ये भी एक फैक्टर होता है नेगोशिएशन के सक्सेस का। और इसके बाद फिर ये कि नेगोशिएशन से अक्सर औक़ात ये होता है कि आपकी जो फर्दर लॉस ऑफ लाइफ़ होना होता है, वो रुक जाता है। मिसाल के तौर पे एंटर होते ही वहाँ पर लोगों को ओवर पावर करते हुए सब्जेक्ट ने या होस्टेज टेकर ने जो वायलेंस किया, जो नुकसान पहुँचाया, वो तो चलो एक दफ़ा हो गया वाक़या। लेकिन उसके बाद मज़ीद जैसे ही बातचीत शुरू हुई, जैसे ही आपने उसको इफ़ेक्टिवली नेगोशिएशंस के अंदर इन्वॉल्व कर लिया नेगोशिएशंस के अंदर, मुज़ाकरात के अंदर, उसके बाद फिर फौरी तौर पे फर्दर लॉस ऑफ लाइफ़ जो होता है, वो रुक जाता है। जिससे ये साबित होता है कि जी अब जो ट्रस्ट है, वो आपका और जो सब्जेक्ट है होस्टेज टेकर उसके दरमियान ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ें नेगोशिएशंस की कामयाबी होती हैं। हो सकता है कि उसके बावजूद भी वो सरेंडर ना करे और अल्टीमेटली हमें यूज़ ऑफ फ़ोर्स करना पड़े, हमें पावर यूज़ करनी पड़े, फ़ोर्स यूज़ करनी पड़े, हमें जनाब अली स्वाट टीम को एंटर करवाना पड़े और उनको जो है वो फ़िज़िकली असॉल्ट के ज़रिए अरेस्ट करना पड़े या न्यूट्रलाइज़ करना पड़े जो सब्जेक्ट्स हैं। तो ये कोई ऐसी नाकामी नहीं समझी जाएगी नेगोशिएशन टीम की, बल्कि ये भी उसकी कामयाबी ही है कि वो ये तमाम सब कुछ करने के लिए आपको इनेबल करता रहा और उसने आपको वो टाइम जो आपके पास अवेलेबल नहीं था और जो आपके लिए बहुत क्रिटिकल और ज़रूरी था, वो टाइम आपको नेगोशिएशन टीम ने इस वजह से प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से आप ये सब करने में कामयाब हो गए। सो कल का ये हमारा मॉड्यूल था और आज हमारा मॉड्यूल नंबर 5 है, जो हम स्टार्ट करेंगे। सो मॉड्यूल नंबर 5 का नाम है कमांडर्स के लिए फैसला साज़ी का मायार। यहाँ मायार से मुराद जो है वो क्राइटेरिया की है। तो जो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है फॉर कमांडर्स, कमांडर्स के लिए डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया यूजुअली आप समझते हैं जो एक कोई स्केल होता है जिसके ऊपर आप किसी फिनोमेना को, किसी सिचुएशन को, किसी चीज़ को गेज कर रहे होते हैं, इसे आप क्राइटेरिया कहते हैं। क्या क्राइटेरिया फिर आप जब बाज़ औक़ात होता है कि ये जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, कहते हैं ये क्राइटेरिया मीट करना ज़रूरी है। कोई कहीं कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करते हैं, आप पुलिस ऑफ़िसर्स में से कई लोग मुमकिन है किसी कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करने के प्रोसेस का हिस्सा रहे हों। किसी को आप सर्विसेज़ देते हैं, तो सर्विसेज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी से आप गुड्स बाय करते हैं, तो गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करते हुए आप जो है वो उनके लिए क्राइटेरिया सेट करते हैं अक्सर। क्राइटेरिया क्या कि जी कंपनी इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी इसकी वॉल्यूम होनी चाहिए, इतना इसका टर्नओवर होना चाहिए, इतने साल का इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस लेवल का इसने पहले काम किया हुआ होना चाहिए। ये क्राइटेरिया होता है। इसी तरीके से जो डिसीजन मेकिंग है उसकी क्राइटेरिया क्या है या उसका मयार क्या है कमांडर्स का? कि कमांडर्स को डिसीजन किन बेसिस पर, किन नुकात को देखते हुए कौन-सी कंसिडरेशंस के साथ करना चाहिए और किस टाइम पे, किस टाइम फ्रेम के अंदर डिसीजंस करने चाहिए, तो वो सही डिसीजंस होंगे। वैसे तो अगर हम बात करें थ्योरेटिकली तो नो डिसीजन इज़ कंप्लीटली राइट और कंप्लीटली रॉन्ग। तमाम डिसीजन के अपने प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। ओवरऑल हमने उसको स्टडी करना होता है, फिनोमेना को हमने देखना होता है कि इस सूरत-ए-हाल में जो डिसीजन हो सकता था, वो किया गया कि नहीं, जो बेस्ट डिसीजन पॉसिबल था या ऑप्टिमल डिसीजन पॉसिबल था, वो किया गया या नहीं किया गया, ये हमने देखना होता है। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि ये लॉ नहीं है,
ये कानून नहीं है जिसके अंदर एक ही जवाब हो। ये मैथमेटिक्स नहीं है जहाँ 2+2 का रिजल्ट जो है वो सिर्फ 4 ही आए। यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है या इस तरह से सिचुएशंस की हैंडलिंग है, इसमें एक से ज़्यादा और मुतज़ाद और मुख्तलिफ किस्म के जो बयानात हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो ऑप्शंस हैं वो भी हो सकते हैं और एक ही वक़्त में मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो सही भी हो सकते हैं। काम करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जिस तरह के आप खुद तमाम ऑफ़िसर्स जो हैं फ़ील्ड में वो अपने-अपने लेवल पर कमांड कर चुके हैं, कमांडर्स के तौर पे बिहेव करते हैं। लेकिन आप लोग भी मुख्तलिफ अंदाज़ से सिचुएशंस को हैंडल करने की आदत रखते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जो फ़ील्ड में या इस किस्म के क्राइसिस सिचुएशन में जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग के भी एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं होता कि उनमें से कोई एक ही सही हो, एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शंस भी हो सकती हैं। ये देखा जाता है कि किस टाइम पे, किन हालात में कौन-सी ऑप्शन को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो उससे हम बेहतर सॉल्यूशन या बेहतर नतीजा हासिल करने की पोज़ीशन में होंगे। सो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया की नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं, जिसके अंदर जिसके अंदर हम क्राइसिस मैनेजमेंट का एक ट्रायड आपको दिखा रहे हैं या क्राइसिस मैनेजमेंट का एक ट्रायंगल आपको दिखा रहे हैं। बुरहान आपको दरमियान में एक फायरी सिचुएशन दिखाई गई है। ये इसको ज़ाहिर करने का एक तरीका है सिर्फ़, अदरवाइज़ इट इट इज़ नॉट ऑलवेज़ ऑन फायर। ये बहरान को डील करने का एक तरीका को शो करने का एक तरीका है, रिफ्लेक्ट करने का एक तरीका है कि उसे फायर या फ्लेम की सूरत में दिखाया गया है। लेकिन बेसिकली ज़ाहिर है वो एक प्रेसिंग सिचुएशन होती है, वो एक कंसर्निंग सिचुएशन होती है जिसको हम क्राइसिस कहते हैं, बहरान कहते हैं। तो क्राइसिस को डील करने का जो ट्रायड होगा हमारा या जो हमारा उसका ट्रायंगल होगा, जिसके ज़रिए से हम उसे डील कर रहे होंगे, वो क्या होगा? वो इस तरीके से दिखाया गया है कि आपका ऊपर टॉप पे जाए वक़ुआ का कमांडर या ऑन सीन कमांडर जिसे कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसे सिचुएशंस जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर ही हैंडल होती हैं। मौके के ऊपर मौजूद शख्स ही सबसे बेहतर फैसला कर सकता है। इसलिए हम इस जो स्टडी है क्राइसिस नेगोशिएशन की, इसमें क्राइसिस इंसिडेंट को हैंडल करने के लिए हमेशा एक्सक्यूज़ मी क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमेशा जो कमांडर होता है उसे हम अज्यूम करते हैं कि ही इज प्रेजेंट ऑन द सीन। तो जो रिमोटली कमांडर कमांड करने की कोशिश करता है या जो उसको रिमोटली हैंडल कर रहा है वो जो है वो प्रॉपर उसका वे नहीं है उसको हैंडल किए जाने का, बल्कि प्रॉपर वे यही है कि जो कमांडर है उसको मौके के ऊपर मौजूद होना चाहिए। ही शुड बी प्रेजेंट एंड अवेलेबल ऑन द सीन, बिकॉज़ जो सीन के ऊपर रहते हुए डिसीजन मेकिंग कर सकता है, वो डिसीजन मेकिंग दूसरी कोई सूरत में नहीं हो सकती। चाहे आप रिमोटली कहें, चाहे आप उसे टेलीफ़ोनिकली कहें, चाहे कोई शख्स वीडियो के ऊपर हालात को देख रहा हो या जो भी हो, लेकिन जो ऑन सीन कमांडर की जो जो डिसीजन मेकिंग है, वो सबसे बेहतर होती है। तो इसलिए हमने इस क्राइसिस सिचुएशन के अंदर, बहरानी सूरत-ए-हाल के अंदर, टॉप पे जिस चीज़ को दिखाया, उसको दिखाया रोल को, वो है जाए वक़्वा का कमांडर या ऑन सीन कमांडर। फिर इसके 2 विंग्स हैं राइट और लेफ्ट, जिसमें एक तरफ आपका बुहरानी मुज़ाकरातकार हैं यानी क्राइसिस नेगोशिएटर्स जो हैं। इसमें क्राइसिस नेगोशिएटर्स जो हैं जिसमें आपकी एक तो नेगोशिएशन की टीम होती है, दूसरा हमने आपको बताया था कि सीएनसी होता है, क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर। तो क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर सीएनसी के बारे में हमने बताया था कि ये ऑन सीन कमांडर का एक तरह से वो होता है, सेकंड इन कमांड होता है, उसको एडवाइस देता है, उसे स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस देता है, उसे सिचुएशन की असेसमेंट देता है। तो ये काफ़ी एक मोतमिद उसका साथी होता है, इस पे काफ़ी एतमाद होता है उसे और ये उसके लिए ऑन सीन कमांडर के लिए जो है वो काफ़ी सारे टास्क को इकट्ठा करके परफॉर्म करके और उसको एक बेहतर पिक्चर उसके सामने रख रहा होता है ताकि उसकी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मौसर हो सके, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके और ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो सके। तो एक तरफ बहरानी मुज़ाकरातकार यानी क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर दिखाया हमने और दूसरी तरफ जो है आपके स्क्रीन्स पे भी लेफ्ट साइड पर आ रहा होगा टैक्टिकल टीम लीडर। टैक्टिकल टीम लीडर का क्या मानना है कि वो टीम लीडर जिसने इस टैक्टिकल टीम को, असॉल्ट टीम को, एक्शन टीम को जो है वो लीड करना है, प्रैक्टिकली लीड करना है ग्राउंड के ऊपर। असॉल्ट हो रही है उसके लिए या टैक्टिकल टीम जो है वो बाद में डिसआर्म कर रही है या लोगों को जो है वो पकड़ कर बंद कर रही है, उनको इनिशियली सस्पेक्ट्स को इकट्ठा कर रही है वहाँ से निकाल कर और तो ये टैक्टिकल टीम लीडर के बेसिकली जो रोल्स हैं,
उसको हमने लेफ्ट साइड पर दिखाया। सो हमारे पास जाए वकुआ का कमांडर, ऑन सीन कमांडर इज ऑन द टॉप, राइट साइड पे हमारा क्राइसिस निगोसिएशन कोऑर्डिनेटर, और लेफ्ट साइड पे हमारा टेक्टिकल टीम लीडर है कि जो असॉल्ट कर रहा है, जो अंदर एंटर हो रहा है, ये उस टीम का लीडर। इन तीनों को हमने क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए या बुरानी मुज़ाकरात के अमूर को हैंडल करने के लिए एक ट्रायंगल की सूरत में दिखाया है। और ट्रायंगल की सूरत में दिखाने का मकसद जो है वो बेसिकली, आप लोगों ने अगर ऑर्गेनोग्राम्स पढ़े हों, ऑर्गेनोग्राम आपने देखा हो, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनोग्राम होता है वो यूजुअली एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है। स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में कि एक ऊपर या आप वैसे भी अगर अगर नहीं भी देखा तो एक हम जनरली बात करें कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है, आपकी जो हायरार्की होती है पुलिस में खास तौर पे, वो एक स्ट्रेट लाइंस के अंदर होती है। अगर ऊपर आईजी साहब हैं, आईजी से नीचे एडिशनल आईजीज हैं या डीआईजीज हैं, उनसे नीचे फिर डीआईजीज हैं, उनसे नीचे फिर एसएसपीज हैं, से नीचे फिर एसपीज या डीएसपीज हैं, उनसे नीचे फिर इंस्पेक्टर्स और एसएचओज हैं। ये वन आफ्टर अनदर आफ्टर अनदर आफ्टर अनदर ये लीनियर वे में काम करती है हमारी हायरार्की। ये लीनियर हायरार्की होती है या वर्टिकल हायरार्की होती है, ऊपर से नीचे की तरफ कमांड फॉलो फ्लो करती है इसमें। और ये तकरीबन तमाम जो मिलिटराइज्ड बेस्ड या जो रेजिमेंटेशन बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके अंदर इसी किस्म की हायरार्की होती है। आपको पता है कि हमने जो एक आयरिश जो उसका मिलिट्री मॉडल था, उसके ऊपर हमारी पुलिसिंग मॉडल पाकिस्तान में इंडो पाक में बना था, जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, और जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था उसमें ये पुलिस आज जो है जिन रूल्स पे काम कर रही है, ये उस वक्त स्टैब्लिश हुए थे। तो इसमें आयरिश मॉडल जो था, आयरिश कॉन्स्टेबलरी का मॉडल, वो इसमें यूज किया गया था, और वो एक रेजिमेंटेशन बेस्ड मॉडल था, और वो एक फोर्स बेस्ड मॉडल था, वो सर्विस बेस्ड मॉडल नहीं था, फोर्स बेस्ड मॉडल था, जिसमें कि फोर्स के तौर पे यूज किया जाता है। एक एक्सटर्नल फोर्स आई थी जिसने के मकामी लोगों को जो है वो कंट्रोल करना था, उनको एडमिनिस्टर करना था। आयरिश कॉन्स्टेबलरी का मॉडल जो था वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। तो ये एक वर्टिकल मॉडल होता है, एक लीनियर मॉडल होता है कि ऊपर की हायरार्की नीचे की हायरार्की से बात कर रही है, उसके नीचे जो है एक और हायरार्की है, तो ये जो मिडिल हायरार्की है ये नीचे वालों से बात कर रही है, उसके नीचे एक और हायरार्की है, तो जो उससे ऊपर की हायरार्की है वो उससे बात कर रही है। सो ए टॉक्स टू बी, बी टॉक्स टू सी, सी टॉक्स टू डी, इस तरीके से होता है। हम विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा जो है इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, जरूरत पड़ने पर। हाँ, ए जो है वो डी से डायरेक्ट बात कर सकता है, सी से भी डायरेक्ट बात कर सकता है, लेकिन होता यह है कि यहाँ पर रोल्स बहरहाल अपने अपने होते हैं, और जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी अपनी अपनी होती हैं, और जो हायरार्की में सीनियरिटी होती है हमारे यहाँ, वो भी अपनी अपनी होती है, और उसको यूँ समझ लीजिए कि एक काफ़ी हद तक वेटेज दी जाती है पुलिस या हमसे रिलेटेड हम हमारी तरह के दूसरे इदारों में। लेकिन जो क्राइसिस मैनेजमेंट की स्टडी है, ये इस तरह की हायरार्की को यहाँ फॉलो नहीं कर रही। यानी आप देखें कि इसने ये नहीं बताया कि ऊपर एक जाए वकुआ का कमांडर है, उसके नीचे बहरानी मुज़ाकरातकार है, उसके नीचे टेक्निकल टीम लीडर है। यानी ए ने बी से बात करनी है, बी ने सी से बात करनी है, सी ने फिर बी को रिपोर्ट करना है, और बी ने ए को रिपोर्ट करना है, इस तरह नहीं है। इसने ट्रायंगल दिखाया है। ट्रायंगल का जो डिफरेंस होता है एक स्ट्रेट लाइन से, वो ये होता है कि इसके तीनों एजेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। यानी इसमें हर रोल, हर शख्स जो है इन तीनों में से वो बाकी दोनों के साथ कनेक्टेड है। टू वे कनेक्शन है उसका। टू वे कनेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन जा भी रही है, वहां से इंफॉर्मेशन आ भी रही है, यहाँ से सजेशंस भी जा रही हैं, यहाँ से जो असेसमेंट है वो भी जा रही है, और फिर जाए वकुआ का कमांडर उनकी बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहा है। यकीनन डिसीजन मेकिंग तो फाइनली कमांडर की होती है, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड बड़ी जरूरी होती है, वरना जो है वो कोई डायरेक्शन नहीं रहती ऑपरेशंस में या दूसरे एक्शंस में। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड की वजह से एक ऑप्शन तो एक एक कमांडर ऑपरेशन का एक ही होता है, ऑन सीन कमांडर जो होता है, लेकिन अदरवाइज इस तरह से नहीं। हमारे सिस्टम में जो क्राइसिस सिचुएशन है उसको हम इस तरह नहीं देखते कि उसमें एक शख्स दूसरे से बात कर रहा है तो दूसरा तीसरे से, डायरेक्ट कम्युनिकेशन उन ए बी और सी के दरमियान नहीं, बल्कि यहाँ तीनों नोड्स जो हैं इस ट्राइंगल की, इनके दरमियान बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और इसकी मिसाल इस तरीके से आप ले लें कि जो बुरहानी मुज़ाकरातकार है या जो क्राइसिस निगोसिएशन कोऑर्डिनेटर है, वो ऑन सीन कमांडर से भी बात कर रहा है, साथ ही साथ वो टेक्निकल टीम लीडर से भी बात करता है, उसके साथ भी कांटेक्ट में होता है। वो
कमांडर को भी मशवरा देता है और वो टेक्निकल टीम लीड को भी मशवरा दे रहा होता है या उससे भी वो इनपुट ले रहा होता है। इस तरह टेक्निकल टीम लीड कमांडर की कॉल तो ज़रूर उस पे तो ओबे करेगा ही, वो तो उसका कमांडर है, उसकी कमांड को तो उसने फॉलो करना ही है। लेकिन साथ-साथ वो मुज़ाकरातकार को या नेगोशिएटर्स को, जिसमें सीएनसी इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, उसको भी जो है वो अप्राइज़ कर रहा होता है, उससे भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है टू वे। तो इस तरीके से ये एक ट्रायंगल की सूरत में हमने इसको दिखाया है कि तीनों जो इसकी नोड्स हैं, वो एक और तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। ये तीनों नोड्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। इनमें से कोई भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता या नहीं कर सकता। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो ये हमने आपको एक चीज़ दिखाई है कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट का ट्रायड होता है, उसमें यानी मेजर जो रोल हैं 3, वो इन 3 लोगों के हैं कि एक ऑन सीन कमांडर का है, एक क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर का है और टेक्निकल टीम लीडर का है। और इसको देखते हुए आप ये भी समझ सकते हैं कि कल से जिस स्लाइड के ऊपर हम 2-3 दफ़ा बात कर चुके हैं यूनिफाइड स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो यूनिफाइड स्ट्रैटेजी जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा कामयाब बनानी है, वो यही 3 पर्सन्स हैं। वो यही 3 लोग हैं। अगर ये 3 लोग एक पेज पर हों, तो जो यूनिफाइड स्ट्रैटेजी है वो नज़र आएगी। और यूनिफाइड स्ट्रैटेजी का मतलब ये होगा कि एक जैसे मैसेज जाएँगे, एक जैसी थीम बिल्ड होगी, एक डायरेक्शन में काम होगा और यकीनन उससे बहुत ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट आएगा एज़ कम्पेयर टू मिक्स्ड सिग्नल्स के। नेक्स्ट स्लाइड में अगेन उसने जो बात मैंने अभी आपसे कही थी, यही चीज़ नेक्स्ट स्लाइड नज़र आ रही है कि यूनिफाइड स्ट्रैटेजी का यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। यानी तमाम अनासिर को, तमाम एलिमेंट्स जो पुलिसिंग के हैं, लॉ एनफोर्समेंट के हैं, उन तमाम को एक ही जैसी कंसिस्टेंट थीम पे बात करनी चाहिए। उन तमाम को एक ही किस्म का मैसेज कन्वे करना चाहिए। ये उसी वक़्त हो सकता है जब कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर हो और उसके लिए जो है ना वो हमेशा टीम्स जब कामयाब होती हैं दुनिया में, आपको भी पता है कि जब उनके दरमियान एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप हो। तो ये ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको एक-दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ता है कि एक-दूसरे की एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट करें, एक-दूसरे की कॉल पर ट्रस्ट करें। तो फिर ये जो यूनिफाइड स्ट्रैटेजी है, ये सही मानों में नज़र आएगी। अगर डिसट्रस्ट हो आपस में या एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ना हो, तो आप एक यूनिफाइड स्ट्रैटेजी जो है, उसे शो नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये जिस तरह लिखा है कि तमाम अनासिर को यकसां थीम का इज़हार करना चाहिए। थीम का मतलब है कि एक मोड ऑफ थिंकिंग है या एक डायरेक्शन है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है, वो एक ही किस्म का होना चाहिए। और इसमें एक है कि अल्फ़ाज़ और अमाल यकसां पैगाम दे रहे हों। यानी वर्ड्स और एक्शंस जो हैं वो एक जैसे मैसेज दे रहे हों। यहाँ मैं कह ये रहा हूँ कि हम आपके लिए जो है वो रास्ता क्लियर करवा रहे हैं और वहाँ पर जनाब बड़े-बड़े बैरिकेड्स ला के खड़े किए जा रहे हैं, जो कि दूर से देखे जा सकते हैं कि बड़े-बड़े बैरिकेड्स हैं, रोड्स को ब्लॉक किया जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है। तो ये तो बेसिकली नफ़ी हो जाएगी मेरे कहने की। और ये कौन कर रहा होगा? ये टेक्निकल टीम कर रही होगी। तो मैं बतौर नेगोशिएटर जो बात कह रहा हूँ, टेक्निकल टीम उसको उसकी नफ़ी कर रही है अपने एक्शंस के ज़रिए। इसी तरह कमांडर अगर ये कहता है कि आपको मिसाल के तौर पे हम जो है वो ये फलाँ रियायत देने लगे हैं और उसके लिए आपसे हमें ये उसकी ज़रूरत है, ताउन की ज़रूरत है। कमांडर ने ये बात का फ़ैसला कर लिया है और नेगोशिएटर्स को कहा है, लेकिन नेगोशिएटर अपने तौर पे कुछ और बात वहाँ कर जाएँ, वो बात ना करें जो कमांडर ने कही है। तो ये बेसिकली एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेगी और ये ऑपरेशन को फ़ेल कर देगी। हमारे यहाँ पुलिस में फ़ील्ड ऑपरेशंस के बहुत सारे तजुर्बात मौजूद हैं और बहुत सारे फ़ील्ड ऑपरेशंस का जो रीज़न होता है, वो होता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या मिसकम्युनिकेशन और एक लैक ऑफ ट्रस्ट भी होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पुलिस के बहुत सारे ऑपरेशंस के फेल होने की वजह लैक ऑफ ट्रस्ट होता है। हमें सबसे पहले एक-दूसरे पे ट्रस्ट करना ज़रूरी होता है। ओनली इफ वी ट्रस्ट ईच अदर तभी हम जो है वो बेहतर मुख्तलिफ ऑपरेशंस के अंदर बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। कि ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है और आपने खुद भी देखा होगा जब भी टीम में ट्रस्ट नहीं होता, जब उस वक़्त जो है वो आप कभी भी वो यूनिफाइड स्ट्रैटेजी से के ज़रिए काम नहीं कर सकते और हमेशा नताइज उसके फेलियर की सूरत में निकलते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है कि हम कर रहे हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर उसका ताअस्सुर क्या जा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमने पहले भी कहा था, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा स्ट्रेस की जाए उतनी कम है। उसकी वजह ये है कि आप ये तमाम सब कुछ करते हुए सिर्फ़ अपनी नीयत का अच्छा होना, अपने इंटेंट का वाज़ेह होना और अपना जनाब प्रोफ़ेशनलिज़्म और अपना एक्सपीरियंस उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते रहें, अपनी तमाम एक्टिविटी को इसी के ऊपर बेस्ड करके करें, तो इससे आपका मसला हल नहीं होगा। जब तक कि आपका सब्जेक्ट जो है, वो आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को, आपकी मूवमेंट को उसी तरह परसीव ना करे जिस तरह आप चाह रहे हैं।
उसका परसेप्शन, उसका तासुर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्रिटिकल अहमियत रखता है। और वो परसेप्शन आपने बिल्ड करना है, यानी आपको मेथोडिकली काम करना है, आपको कैलकुलेटेड वे में काम करना है, आपको इस तरह का काम करना है। आपको ये यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि जी मैं तो अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, वो जो भी समझता है उसकी मर्जी है। तो ये नहीं होगा। यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जो मैसेज आप दे रहे हैं वो मैसेज पहुंच गया कि नहीं। आपको पता होगा ना कि कम्युनिकेशन का के अंदर जो है वो एक मकसद होता है, मैसेज का एक मकसद होता है। तो सिर्फ मैसेज कन्वे नहीं करना होता। कम्युनिकेशन की जो आर्ट है, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन लाइज इन एक्चुअली डिलीवरिंग द मीनिंग ऑफ दैट मैसेज। सिर्फ मैसेज कन्वे नहीं करना होता, उसका मकसद भी कन्वे करना होता है। तो अगर मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं और मैं उस अल्फाज तो मेरे कन्वे हो रहे हैं आप तक, लेकिन उनका मकसद, उनका मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा, तो मेरी कम्युनिकेशन बेकार है। तो आई होप आई एम एबल टू कन्वे माय मैसेज आल्सो। लेकिन मैं एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूं कि अगर हम मैसेज कन्वे ना कर पाए और सिर्फ अल्फाज कन्वे हो रहे हों, जो मकसद है, मीनिंग है, वो कन्वे ना हो रहा हो, तो फिर कोई फायदा नहीं। इसी तरह से आप जब ये इस क्राइसिस सिचुएशन में कोई एक्शंस ले रहे हैं या कोई बातचीत कर रहे हैं, तो जो आप उसका तासुर देना चाहते हैं सब्जेक्ट पे, वही तासुर कायम होना चाहिए। जो तासुर आप देना चाहते हैं सब्जेक्ट पे, वही तासुर कायम होना चाहिए। इसमें आपकी जीत है, इसमें ही आपकी सक्सेस है। अगर आप ऐसा तासुर कायम करेंगे जो कि आपके अपनी सोच से मुतजाद होगा, तो इसका मतलब यू आर नॉट एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग इनफ। आप जो है वो अपना काम मुकम्मल तौर पे नहीं कर पा रहे। इसलिए आपको रिव्यू करना होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गुफ्तगू करते में हम लोग आम आम गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बाज़ औक़ात हम एक-दूसरे से रुक कर पूछते हैं कि आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? ठीक है? ये तो एक होती है फ़ॉर्मली फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे पूछना। लेकिन मकसद इसके पीछे भी यही होता है कि सामने जो शख़्स है वो मेरी बात को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन ये जब क्राइसिस सिचुएशन होती है, तो और सब्जेक्ट कोई जिसके पास होस्टेजेस हैं और जहाँ टाइम क्रिटिकल है, जहाँ लोगों की जान को नुकसान है, का खतरा है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंश्योर करना है। जो कुछ आप कह रहे हैं, इट शुड बी अकॉर्डिंगली कन्वेड, और उसका तासुर आपके सब्जेक्ट के ऊपर उसी तरीके से होना चाहिए। तो आपको जो एंग्जायटी पैदा करने वाले मैसेजेस हैं, उनसे परहेज़ करना चाहिए। ऐसे मैसेजेस जिनसे एंग्जायटी पैदा हो जाए, जिनसे खौफ पैदा हो जाए, उनसे परहेज़ करना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक छोटी-सी चीज़ है, हमने पहले भी ये बात की थी एक दफ़ा, कि जो यूटिलिटीज़ हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बिजली है। अब हम यहाँ पर इस अज़्यूम कर लें कि इस रूम के अंदर कोई होस्टेज सिचुएशन है। इस रूम के अंदर लाइट ऑन है, बात हो रही है टेलीफ़ोन के ऊपर, होस्टेज टेकर से, सब्जेक्ट से बात करी जा रही है, नेगोशिएटर उसे कह रहा है कि हम आपकी डिमांड्स पूरी करने में इंटरेस्टेड हैं, हम सीरियस हैं, हमारी बात हो रही है अथॉरिटीज़ से, वो बिल्कुल राज़ी हैं, वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि आपकी डिमांड्स को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, आपको जवाब दिया जाएगा, वगैरह, वगैरह। और वो जो है सब्जेक्ट उससे कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम लोग जो है वो मेरे खिलाफ फोर्स यूज़ करना चाहते हो, तुम लोग जो है वो बंदों को भेज रहे हो जो मेरे खिलाफ एक्शन करें, और आप उसे एतमाद देने में मसरूफ़ हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, कोई एक्शन नहीं होने जा रहा, तमाम चीज़ें ठीक हैं और तमाम चीज़ें सेफ़ हैं आपके लिए, आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। हम आपको सेफ़ पहले कर रहे हैं ताकि आप जो है वो हमारी बात सुन सकें और हम आपको अपनी बात समझा सकें, वगैरह, वगैरह। ये सब चल रहा है, इस गुफ्तगू के दरमियान अचानक लाइट बंद हो जाती है। इस गुफ्तगू के दरमियान अचानक लाइट बंद हो जाती है। तो इतने क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर जब ये अंधेरा हो जाएगा, तो आप सोचिए कि सब्जेक्ट के ऊपर सबसे पहला तासुर इस बात का क्या पड़ेगा? उसका यही अंदाज़ा होगा कि अब कहीं न कहीं से कोई एक्शन होने लगा है, अब कहीं न कहीं से कोई मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, और अब कहीं न कहीं से शायद कोई स्नाइपर शॉट आएगा, या कोई कमांडो एकदम जंप इन करेंगे, या कोई असॉल्ट टीम, कोई स्वाट टीम एकदम एंटर होने वाली है। उसको तो ऐसे ही नज़र आएगा ना, वो तो इस वक़्त फ्राइटेंड है, वो तो इस वक़्त स्केयर्ड है, वो डरा हुआ है, थ्रेटेन्ड फ़ील कर रहा है। उसको तो ये तमाम चीज़ें, ज़रा-सी भी कोई मूवमेंट होती है तो उसको तो डर लगता है। तो अगर वहाँ पर ये बिजली एकदम बंद हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि क्या मैसेज जाएगा? ये मैसेज बड़ा खतरनाक होगा। तो आप जो तासुर कायम करने जा रहे थे, फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स, वो एकदम से खराब हो जाएगा। ठीक है? उस चीज़ ऐसी चीज़ों को भी हमने ख़्याल रखना है, ऐसे मामलात को भी हमने देखना है कि जिनकी वजह से कोई एंग्ज़ायटी क्रिएट ना हो जाए। हमारे किसी अमल से तो बिल्कुल ना हो, लेकिन और इर्द-गिर्द के अवामिल पे भी हमने नज़र रखना है।
कि उनमें से कोई चीज़ ऐसी ना हो जाए जिसकी वजह से एंग्जाइटी क्रिएट हो जाए। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फौरी तौर पे हमें मेक श्योर करना चाहिए, कहीं क्राइसिस सिचुएशन हुई है, सबसे पहले यूटिलिटीज़ को के लिए मैसेज ज़रूर करवा देना चाहिए कंसर्न्ड लोगों को कि भई बिजली है, पानी है, दीगर चीज़ें हैं, ये यहाँ मौजूद रहनी चाहिए, इनमें बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। देयर इज़ अ वेरी, वेरी सीरियस थिंग गोइंग ऑन हियर और बिल्कुल भी जो है वो हम बिजली का ताअत्तुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये और बात है कि यहाँ हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट अपने ही अंदाज से काम कर रहा होता है। हम अक्सर और बेशतर बड़े-बड़े इवेंट्स जैसे मुहर्रम का, चेहलम का, जुलूस का 12 रबीउल अव्वल का या कोई इस तरह का और बड़ा या सियासी बड़ा जलसा, कोई सिक्योरिटी इवेंट, उसमें हम जनाब लेटर भी लिख देते हैं, बात भी कर देते हैं, कन्वे भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात वापडा या के इलेक्ट्रिक जो है, वो थोड़ा बहुत अपना एक वज़न सा महसूस कराते हैं हमें। तो वो चीज़ यहाँ हमारे यहाँ हो सकती है, लेकिन ये कि आपका इस पे इफ़ेक्टिवली कंट्रोल होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ ना हो। ये वो चीज़ है जो अक्सर मेरे मुशाहिदे में आया है कि पुलिस बहुत सारे अच्छे काम करते हुए इस किस्म की छोटी-छोटी चीज़ें मिस कर जाती है। सो वी शुड नॉट एंड वी शुड नेवर मिस आउट ऑन सच थिंग्स ताकि हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों की वज़ह से कोई सरप्राइज़ ना मिल जाए। सरप्राइज़ का लफ्ज़ भी ख़ैर आजकल वही बात है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो मुख्तलिफ़ कॉनोटेशंस में चल रही हैं। पाकिस्तान की जो सोसाइटी है इस वक़्त वो हाइली चार्ज्ड है ऑन सो मेनी फॉर सो मेनी रीज़न्स लेकिन ये है कि हम जो है वो जो बातें करते हैं वो हमारी गुफ्तगू प्योरली एकेडमिक सेंस में होती है और हम किसी सरप्राइज़ के मुतामिल नहीं हो सकते। क्राइसिस सिचुएशन में बिल्कुल नपे-तुले अंदाज़ में हमें अपने इक़दामात को आगे बढ़ाना होता है। हर अमल उसी तरह होना चाहिए जिस तरह हम चाह रहे हैं कि वो हो, ताकि उसका वो तासुर सब्जेक्ट के ऊपर बने जो हम बनाना चाह रहे हैं। आप ये तमाम चीज़ें करते हुए, तमाम बातें करते हुए जब आप ये महसूस करने लगें किसी मकाम पर कि साहब ये तो बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, इतना कुछ कौन सोचता है और इतनी कंसिडरेशंस कहाँ की जाती हैं। तो मैं उसमें 2 चीज़ें आपको कहूँगा अगर आपके ज़हन में कहीं भी ऐसा सोच आती है क्योंकि इंसान सोच आती है ज़रूर आती है कि भई प्रैक्टिकली ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात नहीं है तो बात उससे बहुत आगे की है। बातें तो ठीक हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकली इतना कुछ नहीं होता या हो सकता। तो मैं 2 चीज़ें आपको बता दूँ, एक चीज़ ये कि आपको जब कभी ऐसी किसी सिचुएशन से वास्ता पड़ता है, तो आपकी जो नर्व्स हैं और आपका जो माइंड है वो खुद ब खुद फैसले करने लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें वो खुद कर रहा होता है। अगर आपने कहीं प्रॉपर ट्रेनिंग्स ली हुई होती हैं, इस किस्म की ट्रेनिंग और बार-बार इन ट्रेनिंग्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में डाले जा रहे होते हैं और कहीं थोड़ा बहुत वक़्त निकाल के ना आप इन चीज़ों को रिफ्रेश करते रहते हैं कुछ अरसे बाद, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये आपको जब सिचुएशन अराइज़ होती है, तो ये चीज़ें खुद ब खुद अंदर से आने लग जाती हैं कि ये भी चीज़ चेक कर लो, ये भी चीज़ चेक कर लो, ये भी चीज़ चेक कर लो, ये भी चीज़ चेक कर लो। जैसे एक पुलिस ऑफ़िसर है, मैं बिल्कुल हमेशा ये बात कहता हूँ कि पुलिस ऑफ़िसर का जो कोऑर्डिनेशन स्किल्स हैं, पुलिस ऑफ़िसर की जो प्रेज़ेंस ऑफ माइंड है, पुलिस ऑफ़िसर का जो डिसीज़न मेकिंग की जो एबिलिटी है, वो एक आम शख्स से बहुत ज़्यादा होती है। और उसकी वजह यही होती है कि वो इतनी सारी क्रिटिकल सिचुएशंस से गुज़रता रहता है आए रोज़ के उसको बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ों के बारे में यानी हमें एक इत्तला मिलती है, यहाँ हम अपने ड्राइवर को कहते हैं कि गाड़ी स्टार्ट करो, साथ ही साथ हम फ़ोन और वायरलेस उठाते हैं, इसको कहते हैं कि ये फलाँ बंदे को बुला लो, उसको कहते हैं फलाँ को स्टैंड बाय कर दो, उसको कहते हैं कि वो चीज़ चेक करवा लो, उसको कहते हैं कि पीछे उनको नहीं आने। कितनी सारी चीज़ों को हम रास्ते में टिल द टाइम वी रीच द प्लेस हम उस 10 मिनट में से 1 मिनट भी ज़ाया नहीं कर रहे होते। ये किसी और आदमी के बस की बात नहीं होती। आप आम आदमी को किसी सिचुएशन में डाल के देखें तो पहले तो उसके हाथ-पाँव ही फूल जाएँगे। फिर उसके बाद उसको सोचने-समझने की सलाहियत ही थोड़ी देर के लिए मफ़कूद हो जाएगी। तो वो जो 10 मिनट पहले तो उसे खुद को सँभालने में लग जाते हैं, वो पुलिस ऑफ़िसर के लिए वो क्रिटिकल मिनट्स जो होते हैं, वो पुलिस ऑफ़िसर को ज़ाया नहीं करने चाहिए और मोस्ट ऑफ यू आई एम कॉन्फिडेंट जितना अच्छा और प्रोफ़ेशनल लॉट जिससे मैं बात कर रहा हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट कि आप में से ज़्यादातर लोग बिल्कुल ये बात करते हैं कि आप वो वक़्त ज़ाया नहीं करते और वो क्रिटिकल मिनट्स एंड मोमेंट्स जो हैं, वो सही डिसीज़न्स करने में लगाते हैं। तो ये जो डिसीज़न्स आप कर रहे होते हैं, ये भी तो आपने वक़्त के साथ सीखे हैं। ये भी तो आपको टाइम ने सिखाए हैं। ये भी आपने गलतियाँ करके सीखे हैं या सीनियर्स से दे सीखे हैं या आपने अपने कोलीग्स की गलतियों से सीखा है। तो इसी तरीके से ये जो पॉइंट्स हम आपको बताते जा रहे हैं, अगर आप इनको एक-एक करके एब्ज़ॉर्ब करेंगे और फिर थोड़ा-सा मैंने एक बात कही थी, दोबारा कह रहा हूँ अभी कि रिफ्रेश करते रहेंगे। ये जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का मटेरियल आपके पास है। मोबाइल फ़ोन का दौर है, एंड्रॉयड या आईफ़ोन्स आप सबके पास हैं। ये मटेरियल आपके पास पड़ा रहेगा। इसको ना सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि किसी को साथ बिठा के उससे ये चीज़ें डिस्कस कर लें। सबसे अच्छा तरीका तो ख़ैर इसको याद करने का ये है कि किसी को साथ बिठा के उससे ये चीज़ें डिस्कस कर लें।
उसको बोलें कि यार क्राइसिस की सिचुएशन की एक मैंने ट्रेनिंग की है, उसके अंदर ये बातें हैं, उससे वो बातें डिस्कस कर लें। सारी नहीं तो अगर 100 नहीं तो 100 में से 50 बातें डिस्कस कर लेंगे आप उनसे, तो एक तो आपका अपना कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाएगा, और दूसरा ज़ाहिर है नॉलेज हमेशा होती ही शेयर करने के लिए। नॉलेज इज समथिंग जिसको शेयर करते हैं तो वो बढ़ती है, बाकी सारी चीज़ें शेयर करने से कम हो जाती हैं। और इंसान ग्रीडी है, इंसान कुरान पाक में भी कहा है कि इंसान लालची है, ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को शेयर करने से घबराता है, क्योंकि वो शेयर करने से कम हो जाती हैं। लेकिन नॉलेज इज समथिंग जो शेयर करने से बढ़ती है। तो मैं आप सब लोगों को साथ साथ ये भी कहूंगा कि इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कुलीग के साथ, दोस्तों के साथ, जब भी लोगों के साथ बैठें तो इस पे गपशप करें। उससे क्या होगा कि एक तो आपको आपके अपने कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश हो जाएंगे, और दूसरे का भी कोई ना कोई फायदा होगा। सो लाइफ इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है, दूसरे लोगों के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट करें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है पैरेलल एप्लीकेशन के बारे में। पैरेलल एप्लीकेशन के बारे में हमने आपसे बात की थी, हमने आपको कल भी कल या परसों रिव्यू करते हुए भी, उससे पिछले थर्ड मॉड्यूल के अंदर ये जो हमने बात की थी कि एक लीनियर अप्रोच होती है और एक पैरेलल एप्लीकेशन होती है। तो पैरेलल एप्लीकेशन क्या होती है, जिसके अंदर हम मुज़ाकरात, और एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, एक तरफ मुज़ाकरात की बातचीत चल रही होती है, एक तरफ इफ़हाम व तफ़हीम से मसले को हल करने के हवाले से बात हो रही होती है, और दूसरी तरफ जो है वो हम टैक्टिक्स की जो मूवमेंट्स होती हैं, टैक्टिकल टीम्स की जो मूवमेंट्स होती हैं, उनको भी साथ साथ इंश्योर कर रहे होते हैं। यानी ये जो ऊपर तस्वीर आपको नजर आ रही है, इसके अंदर आप देखें कि जो पुलिस ऑफिसर हैं, ये शायद आप लोग जानते होंगे, ये वाकया जो है सिकंदर वाला वाकया है, ऊपर जिसकी तस्वीर नजर आ रही है। तो इसमें जो पुलिस ऑफिसर हैं वो बिल्कुल अनआर्म्ड हैं, वो सीवीज में हैं, उनके हाथ में कोई वेपन नजर नहीं आ रहा, उन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं पहनी हुई, उन्होंने हाथ में कोई अपना कान पे कोई वायरलेस नहीं लगाया हुआ या हाथ में नहीं लगाया हुआ। वो बिल्कुल सिंपल और सादा मोड में उससे बात करने गए हैं, जस्ट लाइक ए निगोशिएटर, नॉट अ पुलिस ऑफिसर। वो निगोशिएटर के तौर पे गए हैं। लेकिन आप इसी तस्वीर में पीछे देख रहे हैं, इन सब तस्वीर इस फ्रेम के दरमियान में आपको दरख्त के पीछे एक शख्स नजर आ रहा है जिसके हाथ में वेपन भी है। तो ये है असॉल्ट टीम या टेक्टिकल टीम की प्रेजेंस एक किस्म की यहाँ पर। तो आपको ये दोनों चीजें साथ साथ करने का मकसद क्या होता है कि मैं बातचीत तो कर रहा हूं, लेकिन मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूं कि आप किसी के निशाने पर भी हो। मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर ऑन द टारगेट ऑफ समवन एल्स। तो अभी तो ये बातचीत चल रही है, लेकिन अगर ये फेल होती है बातचीत, तो इसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है। आपको ये जो बात है, ये एक तरह से जो सिंक्रोनाइजेशन है दोनों चीजों की, निगोसिएशंस की और टेक्टिकल टीम की प्रेजेंस की, ये दोनों चीजें साथ साथ होती हैं तो ये फायदा देती हैं। और अक्सर जो सिचुएशन है उसमें अगर आप इस तरह से काम कर रहे होते हैं, तो इसको कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी भी आप कह सकते हैं, कि आप एक तरफ मोटिवेशन दे रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि आप हमारे से बात करो, आप वायलेंस ना करो, आप लोगों को नुकसान ना पहुंचाओ, आप हमारी बात को समझो, जिस तरह हम कह रहे हैं अगर आप उस तरह करोगे, तो फिर जो आप कह रहे हो हम वो भी करेंगे, आपको हम सर्टन रियायतें भी देंगे, आपको हम सेफ पैसेज भी दे देंगे, सेफ एग्जिट भी दे देंगे, वगैरह वगैरह। और बाज़ औक़ात हम ये भी कमिट करते हैं कि जी आपके खिलाफ कानून कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको हम बिल्कुल हम अथॉरिटी से बात करके आपको रियायत दिलवा देंगे, ये और ये सारा कुछ करके। एक तरफ आप ये बातें कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ आप जो होता है वो एक हाई प्रोफाइल की जो कंटेनमेंट होती है वो भी दिखा रहे होते हैं, या एक शो ऑफ फोर्स भी कर रहे होते हैं साथ साथ, इस मकसद के लिए कि साथ साथ एक अनसेड मैसेज, या जो है ना वो जो जो बगैर कहे आप एक मैसेज, एक पैगाम भेज रहे हैं उसको, कि आप देख लें कि ये फोर्स यहाँ मौजूद है। और अगर आपने अनविलिंगनेस शो की नेगोशिएशंस के बारे में, आपने बातचीत की तरफ जाने से इनकार किया, या वायलेंस को के ऊपर ही जो है वो अपना जोर रखा, अपना वो जो तवज्जो है वो वायलेंस के ऊपर ही रखी, तो फिर आपको जो है वो ये जो फोर्स है इसको फेस करना पड़ सकता है। तो एक किस्म का ये वो सिग्नल होता है दोनों तरफ से, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, और इससे इससे होता ही है कि एक मैसेज कन्वे हो रहा होता है, जो कि पैरेलल एप्लीकेशन का मैसेज कहलाता है। फिर इसके बाद आपका ये कि आपका जो नेगोशिएटर्स हैं, जैसे ये यहाँ पर नेगोशिएटर्स की कोई बड़ी टीम तो नहीं है, एक ऑफिसर है जो नेगोशिएशन के लिए गए हुए हैं, और लेकिन इसके और स्वाट टीम भी कोई बहुत बड़ी टीम नजर नहीं आ रही। पीछे एक ऑफिसर नजर आ रहा है जिसके हाथ में वेपन है, और ये नजर आ रहा है वो एलीट टाइप का ऑफिसर नजर आ रहा है हमें, जो इस तस्वीर में अपने उससे जो उनका अंदाज है उससे वो एक एलीट ऑफिसर टाइप नजर आ रहे हैं।
जिससे ये कि वो एक्शन कर सकते हैं किसी भी वक्त। ठीक है, हम मैसेज ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि जनाब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हम बातचीत करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये बातचीत जो है ये फेलियर की तरफ जाती है या आप बिहेव नहीं करते, तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी है जिसका इंतखाब किसी भी वक्त किया जा सकता है। सो ये एक किस्म का जो होता है वो दोनों तरफ से एक मैसेज जा रहा होता है। और इसकी वजह से जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो जो टीम है वो बेसिकली एक पूरी एक सिनर्जी में काम कर रही होती है, वो पूरी एक इंटेग्रिटी के साथ काम कर रही होती है जिसमें दोनों एंड्स कवर हो रहे होते हैं। और दिस इज अ गुड आइडिया ऑलवेज। आगे चलें, नेक्स्ट। मुतवाजी उमूर, यानी ये भी वही पैरेलल एप्लीकेशन के हवाले से बात कर रहा है। और हमने अभी जो पैरेलल एप्लीकेशन की बात की थी उसी में हम कहते हैं कि जो कंट्रोल्ड पैरामीटर है, यानी कि जो पेरीमीटर है या जो उसकी बाउंड्रीज हैं वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। तो मुनज़्ज़म शुदा या कंट्रोल्ड पेरीमीटर जो होता है वो सपोर्ट करता है आपकी जो नेगोशिएशंस की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको। यानी अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी देर पहले हमने बात की लाइट के हवाले से कि आप जिस जगह पर ये इंसिडेंट हो रहा है अगर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का एकदम प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, इससे भी एक ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल ये ले लें कि जी सब कुछ ठीक है, बातचीत हो रही है, आप कह रहे हैं कोई फोर्स नहीं यूज की जा रही, कुछ नहीं किया जा रहा, बाहर लगे हुए ट्रांसफार्मर में धमाका हो जाता है। इट हैपेंस, इट डज। आप क्या नहीं होता, होता है। अगर ये चीज इस वक्त हो जाती है तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा भला बना बनाया खेल किस तरफ जा सकता है। तो कंट्रोल्ड पैरामीटर का मतलब क्या है कि जो जहां पर क्राइसिस हो रही है, जो उसका इंसिडेंट प्लेस है, जो जाए वक़ुआ है, उसके इर्द गिर्द की तमाम चीजों को जिस कदर हो सके उसे कंट्रोल में रखें। एक पैरामीटर बना लें कि इसके अंदर गैर मुताल्लिका लोग नहीं आएंगे, इसके अंदर सिचुएशन जूं की तूं रहेगी, इसके अंदर कोई गैर मुताल्लिका या कोई अनसर्टन किस्म की सूरत हाल नहीं पैदा होनी चाहिए। कैसे? हमने मिसाल शुरू में भी आपको एक दी थी कि गालिबन मेरा ख्याल है पहले या दूसरे मॉड्यूल में, कि आप जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, कॉर्डन कर देते हैं, यहाँ से भी रास्ता बंद कर दिया, यहाँ से भी आने जाने का रास्ता बंद कर दिया, दरमियान में से कोई स्ट्रीट खुली रह गई और वहां से कुछ गाड़ियां एंटर हुई और जनाब वो सीन की तरफ आ रही हैं आपके, तो ये आपका एक वीक पॉइंट है। अब वो गाड़ियां आपकी तरफ बढ़ रही हैं, इस सीन की तरफ बढ़ रही हैं, यहाँ पर जनाब एक पूरा थिएटर लगा हुआ है, यहाँ एक पूरी क्राइसिस बनी हुई है सिचुएशन। तो आप जरूर चाहेंगे कि वो गाड़ियां यहाँ ना पहुंचे, आप उन्हें रास्ते में रोकना चाहेंगे। इसके लिए आपने जनाब फौरी तौर पे भाई जाओ रोको, मुंह आपने इशारा किया, आपने शाउट किया, आपने कमांड की, लोग भाग रहे हैं एक तरफ अचानक। तो ये जो सिचुएशन है ये आपके ऑलरेडी एक थ्रेटन्ड, एक स्केयर्ड, एक अफ्रेड, एक फ्राइटेंड किस्म के सब्जेक्ट को क्या फील कराएगी? जो शख्स पहले ही डरा हुआ है, जो ये महसूस कर रहा है कि मेरे खिलाफ कभी भी फोर्स यूज हो सकती है, आपका उसका नया नया कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हुआ है, अभी आपके और उसके दरमियान एतमाद पूरी तरह सही तरह से कायम भी नहीं हुआ, तो एकदम आप अचानक से सारी बातें तहम्मुल की कि भाई खैर से बात होगी, तसल्ली से होगी, बातचीत से करेंगे वगैरह वगैरह, करते करते अचानक आप लोगों के लगे भागो दौड़ो रोको। तो आपका ये मैसेज उसको क्या कन्वे करेगा? जाहिर सी बात है ये उसके खौफ में इजाफा कर देगा, ये एंग्जाइटी पैदा कर देगा, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एंग्जाइटी वाला मैसेज नहीं देना चाहिए। एंग्जाइटी पैदा करने वाले या इज़्तिराबी कैफियत पैदा करने वाले अल्फाज से, बातों से, पैगामात से बचना चाहिए, ऐसी इंडिकेशन से बचना चाहिए। तो आप इस तरह का कोई अमल कर बैठेंगे तो ज़ाहिर है उसके अंदर एक एंग्जाइटी पैदा हो जाएगी और फिर वो कुछ भी एक्शन कर सकता है। वो अगर महसूस कर ले कि लो ये मेरे खिलाफ एक ऑपरेशन होने वाला है, तो मुमकिन है जो काम करने से वो इतनी देर से रुका हुआ था वो कर गुजरे, किसी होस्टेज को नुकसान पहुंचा दे अल्टीमेटली, और वो कहे कि मेरी तो जान जा ही रही है तो फिर मैं इसको क्यों बचाऊं। तो ऐसा भी कुछ भी हो सकता है खुदा न खास्ता। तो इसलिए आपको कंट्रोल्ड पेरीमीटर रखना चाहिए, यानी जो उसका जो बाउंड्रीज हैं या जो कॉन्टोर्स है उनको कंट्रोल रखना चाहिए, उसके अंदर जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में हो। फिर दूसरा ये कि जो अगर आपकी नेगोशिएशंस इफ़ेक्टिव हो रही हों, यानी कारगर हो रही हों, आपके मुज़ाकरात जो हैं वो कारगर हों, वो इफ़ेक्टिव हों, उनसे वो बेहतर नताइज निकल रहे हों जो आपका मकसद होता है, तो बेसिकली ये चीज़ वक़्त पड़ने पे आपकी जो अमली मुदाखलत है या जो टैक्टिकल इंटरवेंशन है, उसको भी फ़ायदा दे सकती है। ये पैरेलल एप्लीकेशन की बात हो रही है कि एक चीज़ किस तरह दूसरी चीज़ को फ़ायदा देती है।
जैसे पहले भी हमने कहा था कि बातचीत भी कर रहे हैं और फोर्स भी शो कर रहे हैं कि भाई बातचीत अगर फेल हुई, आपने हमारी बातचीत पे ध्यान नहीं दिया, आपने हमारे साथ ताउन नहीं किया, तो ये फोर्स भी मौजूद है, ये यूज हो सकती है। ठीक है, जैसे वो किसी ने कहा था कि जो बम रखे हुए हैं एटम बम, वो शबरात पे चलाने के लिए तो नहीं रखे हुए। ठीक है, बातचीत करें हमसे, कोई मसला नहीं है, वी आर पीसफुल पीपल, हमें कोई इशू नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है कोई बम चलाने का, लेकिन बहरहाल ये शबरात पे चलाने के लिए तो हमने नहीं रखे, इन्हीं सिचुएशंस के लिए रखे, अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। सो ये एक किस्म का मैसेज होता है। तो मे बी इट इज नॉट इन दी बेस्ट ऑफ दी डिप्लोमेटिक टर्म्स, लेकिन बहरहाल इट इज अ मैसेज। सो इस तरह के मैसेजेस आप भी बगैर कहे भी दे सकते हैं, फोर्स को शो करके कि भाई ये जो स्वाट टीम्स हैं, ये हमने कोई यहाँ पर ये हवाई फायरिंग के लिए तो नहीं लेकर आए जश्न मनाने के लिए, इनके पास जो गोला बारूद है ये इस्तेमाल भी हो सकता है, तो आप हमारे से बात करें, बातचीत करें, कोई कोई इशू नहीं है, हम इनको वापस ले जाएंगे, हमें तो आपसे बातचीत के जरिए मसले को हल करना है। तो जो इफेक्टिव निगोसिएशंस होती हैं, उनसे फायदा ये होता है कि जो जब आपको टेक्टिकल इंटरवेंशन यूज करनी पड़े या अमली मुदाखलत की जरूरत करनी पड़े, इंटरवेंशन मुदाखलत को कहते हैं, तो इंटरवेंशन या मुदाखलत करना यानी कि जो एक टेक्टिकल टीम है उसे जब एंटर करना पड़े, टेक्टिकल टीम को जब आपको असॉल्ट करने का ऑर्डर करना पड़े कि दाखिल हो जाएं और आप अंदर चले जाएं, और उसके बाद ये जो बिल्डिंग है इसको चारों तरफ से घेर के अब इसके अंदर एंटर हो जाएं, जो एनिमी मिले उसे डाउन करें और जनाब होस्टेज को निकालें। तो इस एक्शन पर पहुंचने से पहले इफेक्टिव नेगोशिएशन अगर हो रही हो, जामे किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हों, असर अंगेज मुज़ाकरात हो रहे हो, तो उनसे आपको इस किस्म की इंटरवेंशन में के लिए भी फायदा मिलता है। क्योंकि जैसे कि पहले भी बताया था कि टेक्टिकल रोल होता है नेगोशिएटर का। नेगोशिएटर बातचीत के जरिए, बातचीत के दरमियान ही बहुत से ऐसे मोमेंट्स क्रिएट कर सकता है जो टेक्निकल टीम के लिए फायदेमंद हो। जाहिर सी बात है, ये जो हमने ट्रायंगल बनाया था, इसका मकसद यही था कि कमांडर से उसने गाइडेंस लेनी है, कमांडर को उसने फीडबैक देना है, और उसने नेगोशिएशन के अंदर ऐसा माहौल बनाना है जो टेक्टिकल टीम के लिए फायदेमंद हो, अगर टेक्टिकल ऑपरेशन उसने करना है, टेक्टिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। और अच्छा नेगोशिएटर वही होता है जो टेक्निकल टीम की कैपेबिलिटी से, उसके रिस्पांस टाइम से, उसके पास क्या वेपनरी अवेलेबल है, वो किस किस्म की सलाहियत रखती है, इससे वाकिफ हो। क्योंकि मालूम हुआ कि जी वो माहौल उससे वाकिफ, उसके वो एक माहौल बना रहा है जिसके अंदर टेक्निकल इंटरवेंशन होने जा रही है, और जब वो कहता है कि आप दरवाजा तोड़ें और अंदर दाखिल हो जाएं, तो टेक्निकल टीम वहां से बताती है कि ये दरवाजा तो लोहे का दरवाजा है, इसको तोड़ने के लिए तो मुताल्लिका आलात ही हमारे पास नहीं है, इसमें तो टाइम लगेगा। तो उस वक्त अगर उसे ये बात पता चलती है, तो वो इट इज टू लेट देन, क्योंकि वो एक खास मूवमेंट होते हैं जिनके ऊपर आपको एक्शन करना होता है। तो इसलिए जो अच्छा निगोशिएटर होता है, वो बातचीत के दौरान इन तमाम बातों की इंफॉर्मेशन रखता है, और अपनी जो बातचीत होती है, जो नेगोशिएशन होती है, उसे इन लाइंस के ऊपर जो है वो बिल्ड करता है कि जब टेक्निकल टीम को इंटरवेंशन करनी पड़े तो उसे प्रॉब्लम ना हो, बल्कि उसे फैसिलिटेट करे, उसको फायदा हासिल हो इसकी नेगोशिएशंस की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं, और वो है कि जो भी बहरानी सूरत हाल है, उसमें एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर हमारा मुकम्मल कंट्रोल होता है, और वो हमारे अपने जज्बात और रवैये हैं। यानी कि क्राइसिस सिचुएशन के अंदर अगर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, होस्टेज की वेलफेयर के हवाले से या होस्टेज की जान को लायक खतरात के हवाले से स्ट्रेस है, सब्जेक्ट की तरफ से अनसर्टन बिहेवियर है, फिर मैंने कहा ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे बिजली है, या जैसे कोई ट्रैफिक है, या और दूसरे फैक्टर्स हैं, फिर आपकी जो कोऑर्डिनेशन के लैप्स हैं उसकी वजह से या मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से जो एक किस्म का जो रिफ्ट भी क्रिएट हो जाता है बाज़ औक़ात, और एक टर्फ वॉर भी क्रिएट हो जाता है बाज़ औक़ात डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान, डिफरेंट टीम्स के दरमियान। इस किस्म के मसाइल हैं। विद इन द टीम जो है वो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल जो आपकी कैफियत है आपके सब्जेक्ट की, वो बड़ी अनसर्टेन है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपका शायद बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपके टोटली कंट्रोल से बाहर हैं। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर आपका शुरू से आखिर तक मैक्सिमम कंट्रोल है, वो आपके अपने इमोशंस हैं और आपका अपना बिहेवियर। एंड ईजियर सेड देन डन, ये बड़ा मुश्किल काम होता है यकीनन, अपने इमोशंस पे काबू रखना, अपने बिहेवियर पे काबू रखना। बट आई टेल यू वन थिंग, दिस इज डूएबल, and those who do it, they are successful, and they get a success which is unmatched with all others.
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी वजह से उनके अपना इनर काम उन्हें हासिल हो जाता है, उन्हें अपना सुकून हासिल हो जाता है। किसी भी सिचुएशन के अंदर वो अंदर से पीसफुल होते हैं, अंदर से काम होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि दे हैव मास्टर्ड बाय प्रैक्टिस, बाय हार्ड वर्क, बाय कॉन्शियस एफर्ट, बाय स्टडीज एंड ऑल different aspects, that by all different efforts they have mastered the art of self control. सेल्फ कंट्रोल जो है इट इज एन आर्ट, आई टेल यू इट इज एन आर्ट। और ये आसान चीज नहीं है, इजियर सेड देन डन। मैं कह रहा हूँ, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मैं भी सेल्फ कंट्रोल को बहुत ज्यादा रखता हूँगा या मैं सेल्फ कंट्रोल का कोई चैंपियन होगा, लेकिन मैं जरूर जानता हूँ कि ये एक आर्ट है। ये इसके ऊपर मेहनत की जा सकती है, इसके इसके ऊपर काम करके इसे बढ़ाया जा सकता है और इसमें कमांड भी हासिल की जा सकती है। एंड आई नो पीपल जिनको इसमें कमांड है, एंड आई ट्राई टू इमिटेट दोज पीपल जिनको इसमें कमांड है, क्योंकि मैंने देखा है कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ्स, उनकी पर्सनल लाइफ्स बहुत कामयाब होती हैं, उन बड़ी मुख्तलिफ होती हैं बाकी तमाम लोगों से। जिन लोगों का सेल्फ कंट्रोल अच्छा होता है, अपने इमोशंस और बिहेवियर्स पे जिनका कंट्रोल अच्छा होता है, वो दे आर यू नो अ ट्रीट टू बी विद। उनके साथ रहना ही बड़ा मजे का काम होता है और आदमी उनसे बहुत कुछ सीखता है। एंड आई टेल यू वन थिंग माय डियर कॉलीग्स, माय फ्रेंड्स, के हमेशा जिंदगी में ओपन रहना चाहिए सीखने के लिए। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते रहते हैं, सीनियर्स क्या जूनियर्स क्या, जो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। द ओनली पर्सन हु मैटर्स इज योरसेल्फ। क्या आपका एप्टीट्यूड है सीखने का? क्या आप एटीट्यूड ऑफ लर्निंग के साथ किसी से मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो एवरी वन आउट देयर इज अवेलेबल टू टीच यू समथिंग। आई टेल यू दिस। सो हमेशा कोशिश करें, लोगों से लर्न करते रहें, डी लर्न करते रहें, रीलर्न करते रहें। दिस इज द फिनोमेना ऑफ लाइफ। बहरहाल, तो हम आते हैं वापस अपनी सिचुएशन की जिसकी हम बात कर रहे थे, कि सेल्फ कंट्रोल की तरफ। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल अच्छा है और अगर आप सेल्फ कंट्रोल पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो ये एक ऐसी चीज है जो आपके कंप्लीटली या मैक्सिमम कंट्रोल में है थ्रू आउट दिस क्राइसिस सिचुएशन। बाकी सब कुछ खराब हो सकता है, बाकी सब कुछ बदल सकता है, बट देयर इज वन थिंग जो कि सेल्फ कंट्रोल है, वो आपके अपने हाथ में है। अपने जज्बात पे कंट्रोल करना, अपने रवैये पे, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना। इसी तरीके से जो हमने आपको बताया कि जो तहम्मुल या बर्दाश्त है, ये कमजोरी नहीं है। यानी ये बात यहाँ पर दोबारा इसलिए की जा रही है, पहले भी की गई थी लेकिन दोबारा इसलिए की जा रही है कि सेल्फ कंट्रोल जब आप रखते हैं उस वक्त क्या होता है कि आप कहते हैं कि जी मैं एक्शन की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं यूज ऑफ फोर्स की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं बातचीत से इस मसले को हल करूंगा। तो ये चीज एक अनफॉर्चुनेटली एक मैसेज बाकी तमाम आपके पार्टिसिपेंट्स को या बहुत सारे आपके टीम मेंबर्स को जा सकता है, इससे एक मैसेज कि द कमांडर इज शोइंग वीकनेस, द कमांडर इज गोइंग टू सॉफ्ट। ठीक है ना? बाज वक़्त ऐसा होता है ना कि आप किसी मामले में एक्शन नहीं ले रहे होते, या आप किसी शख्स को डील करते हुए जो है वो नरमी से काम ले रहे होते हैं, तो आपके सबॉर्डिनेट्स या आपके कोलीग्स आपको कहते हैं कि आरंट यू गोइंग टू सॉफ्ट ऑन हिम? ठीक है, यहाँ पर दिस इज अ टाइम टू टेक सम सीरियस एक्शन, और आप वो एक्शन नहीं ले रहे हो। तो आपको पता होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्ट्रेंट जो है या तहम्मुल बर्दाश्त जो है, ये आपकी कमजोरी नहीं है, इट इज नॉट योर वीकनेस। बल्कि इट इट मैंने पहले भी कहा था कि ये बड़ा मजबूत आदमी चाहिए होता है, इसके लिए बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है रिस्ट्रेंट शो करने के लिए। और दूसरा ये कि आपको एक आर्टिफिशियल प्रेशर फॉर रेजोल्यूशन जो है वो नहीं क्रिएट करना चाहिए कि जी आपको जो सिचुएशन है इसको रिजॉल्व करने के लिए आर्टिफिशियल प्रेशर एक क्रिएट कर दिया जाता है। हर तरफ से एक प्रेशर आ रहा होता है कि इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी डिफ्यूज करें। किसी कोलीग ने हमसे यहाँ भी इस ट्रेनिंग में भी ये बात की थी कि जी जब फोन करके हमें कहा जाता है कि मिनट लगाओ इस मसले को हल करो जी, ये हमें 15 मिनट में हल चाहिए और 10 मिनट में रोड खुला हुआ चाहिए और 1 घंटे में तमाम लोग अपने घर में हों, तो ये बातें जो होती हैं ना, ये एक आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट करने की वाली बातें होती हैं। इनकी तरफ जाने के बजाय आपको तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए। फिर जो एक और मिसाल है कि गेटिंग व्हाट यू वांट डज नॉट इक्वल गेटिंग इवन। मतलब आप जो कुछ हासिल करना चाह रहे थे, वो हासिल करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सक्सेसफुल हो गए या आप इवन हो गए। आपने जो है वो सामने वाले को डाउन कर दिया या उसके साथ। बेसिकली आपको अपने मकसद पे फोकस रखना है, और उसके लिए बाज़ औक़ात ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो वक्ती तौर पे फेलियर नज़र आते हैं। मैं आपको मिसाल दूँ इस्लामी तारीख की, कि जब सुलह हुदैबिया हुई थी, तो उसके अंदर हमने कुछ ऐसी शराइत मुसलमानों ने रखी थी जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये शराइत तो हमारे खिलाफ जाती हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ लोगों ने कहा था, उनके अपने साथियों ने, कि ये क्या बात हुई कि हमारा कोई बंदा भाग के उनके पास चला जाएगा तो वो रख लेंगे, और उनका कोई बंदा भाग के आएगा तो हमें वो वापस करना पड़ेगा। इस तरह की शराइत रखी गई थी जिसके अंदर बज़ाहिर ये महसूस हो रहा था कि हम जो हैं वो लूज़िंग एंड पे हैं, विनिंग एंड पे नहीं हैं, या हम ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़िंग एंड पे हैं, ठीक है? तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए छोटी-छोटी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर रहे होते हैं, और ये थोड़ी-थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कोई आपको लूज़ नहीं करा रही होती, ये लॉन्गर रन में आपकी विक्ट्री का बाइस बन रही होती है। इसलिए हमें ये जो रिस्ट्रेंट होता है, या बाज़ औक़ात हमें ऐसी बातें मानना जिनके बारे में होता है ना बाज़ औक़ात कि आपका बात का काम कर रहे होते हैं और आपके लोग कहते हैं सर ये क्या आपने बात मान ली? ये तो कोई बात मानने वाली थी ही नहीं। या आप भी अपने सीनियर्स को बाज़ औक़ात कह रहे होते हैं कि सर ये क्या कह के आ गए आप? ये तो करने वाला काम ही नहीं है। तो आपका सीनियर या आप बाज़ औक़ात अपने जूनियर को समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैं देख रहा हूँ वो कुछ और है। इस मकसद से हमें बाद में ये फ़ायदा होगा। इस मकसद से या इस काम से हमें बाद में लॉन्गर रन में ये एडवांटेज मिलेगा। तो बाज़ औक़ात आपको जो चाहते हैं वो हासिल करने के लिए आपको जो है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए या स्मॉलर इंटरवल्स के ऊपर बाज़ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करनी पड़ती हैं, बाज़ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपको लॉन्गर रन में फ़ायदा देते हैं। फिर दूसरा ये है कि आखिरी पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है कि ताकत का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ फोर्स, इट शुड बी अवर लास्ट ऑप्शन। बिल्कुल आखिरी अमल होना चाहिए, या आखिरी हमारा इम्तिहान होना चाहिए। बिल्कुल इट शुड बी आवर लास्ट ऑप्शन। इससे इससे पहले हर कुछ करके देख लें, या जब फ़ोर्स यूज़ करने जा रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि जब फ़ोर्स यूज़ करने जा रहे हैं, तो उस वक़्त ये सोच लें क्या क्या जो कुछ पॉसिबल था वो सब मैंने कर लिया या नहीं? क्या कोई भी और ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं उसको एक दफ़ा ट्राई कर लूँ। आई शुड गिव इट अ ट्राई। क्योंकि एक दफ़ा आप फ़ोर्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो फिर देयर इज़ नो गोइंग बैक यूजुअली। उसके बाद जो होता है ना, वो आपके पास उसको रिवर्स करने की कोई ऑप्शन नहीं होती। रिस्ट्रेंट से आप एक्टिव मोड में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा एक्टिव मोड में चले गए, एक दफ़ा यूज़ ऑफ फोर्स पे चले गए, तो फिर रिस्ट्रेंट पे आना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो रिट्रीट कहलाता है, और बाज़ औक़ात वो नुकसान का बाइस बनता है। उससे डबल ट्र आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये सेल्फ कंट्रोल के बारे में कुछ बातें थी, और ये काफ़ी आज़मुदा बातें हैं। इनके ऊपर थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन हमें क्राइसिस सिचुएशन से हट के भी जो नॉर्मल डे टू डे सिचुएशंस पुलिसिंग में हम फेस कर रहे होते हैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में, इसके ऊपर हमें थोड़ा-सा रिव्यू करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, जिसमें एक क्रिटिकल असेसमेंट है हमारी, और हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो शख्स यहाँ पर होस्टेज बनाया जाता है, जो शख्स यरगमाल बनाया जाता है, उसके हवाले से 2 ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन तो ये होती है कि वो होस्टेज है। होस्टेज किस सिचुएशन में होता है? इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में होता है। और उसमें क्या होता है कि होस्टेज से उसका ज़ाती तौर पे कोई ताल्लुक नहीं होता सब्जेक्ट का, बल्कि उसे लेवरेज के तौर पे यूज़ कर रहा होता है, उससे फ़ायदा उठाने के लिए उसे यूज़ कर रहा होता है। उससे किसी थर्ड पार्टी के से उसने अपने कोई मुतालबात मनवाने होते हैं, और उसके लिए वो होस्टेज को यरगमाल बनाता है और उसको नुकसान पहुँचाने की धमकी देता है, ताकि वो थर्ड पार्टी से कोई फ़ायदा उठाने की पोज़ीशन में आ जाए। जबकि इसकी दूसरी ऑप्शन होती है एक्सप्रेसिव सिचुएशन, जहाँ वो शख्स मुतासरा शख्स बन जाता है, विक्टिम बन जाता है, जिसे होल्ड किया गया हो, जिसे होस्टेज किया गया हो, वो विक्टिम बन जाता है। और विक्टिम का मतलब ये होता है कि उसे ख़ास तौर पर चूज़ किया गया है, और वो उसके ऊपर गुस्सा निकालना चाहता है अपना, उसके साथ उसका कोई ताल्लुक मौजूद है, उसके साथ उसका कोई रिलेशनशिप मौजूद है, इस वजह से उसे वो एज़ ए होस्टेज यूज़ कर रहा है। ये ज़्यादातर एक्सप्रेसिव सिचुएशंस में होता है। तो ये जो सिचुएशन है सिकंदर वाली, इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि ये होस्टेज है या ये विक्टिम है? यानी ये इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन थी या ये एक्सप्रेसिव सिचुएशन थी? ये इसमें सर जैसे समझ आ रही है एक्सप्रेसिव सिचुएशन है सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक्सप्रेसिव सिचुएशन है। और क्यों आपको ऐसा लगता है? वो इसलिए सर कि वो अब देखे ना कि उसके मुतालबात इस किस्म के हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आप जो है शरीयत नाफिज कर दें। हालांकि ये इंडिविजुअल का काम नहीं है, पार्लियामेंट का काम है, जिसको आप चुनते हैं, जिनकी आप जिम्मेदारी बनाते हैं, सब कुछ वो इस तरह की चीजों को सामने लाकर वो खुद जो है प्रोमिनेंट होना चाहता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ। तो इसने इंस्ट्रूमेंटल का थोड़ा सा रंग दिया है कि अपनी वो जो फीमेल साथ खड़ी है,
कि वो दिखाने के लिए, लेकिन आखिर तक भी वो उस पर कोई हिट नहीं करता, क्योंकि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है। वो उसने अपने सिर्फ पैसे के लिए रखी हुई थी साहब। जहां तक सूरत-हाल, तो ये सूरत-हाल जो है एक्सप्रेसिव, इन सारे सर्कमस्टांसेस से यही ज़ाहिर होता है कि ये एक्सप्रेसिव सूरत-हाल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा ख्याल है बाकी कोलीग्स भी यही कहना चाहते होंगे, तो हम सबकी तरफ से यही जवाब एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक्सप्रेसिव सिचुएशन है। हमारे पास थ्रेट्स की टाइप्स के बारे में बात होगी। देखें, जब भी जो हमारा होस्टेज टेकर या सब्जेक्ट होता है, वो हमारे सामने थ्रेट्स दे रहा होता है, धमकियां दे रहा होता है, तो वो दो किस्म के थ्रेट्स होते हैं। एक थ्रेट का टाइप होता है डिफेंसिव यानी दिफाई, और एक होता है ऑफेंसिव। ठीक है, जो डिफेंसिव होगा उसका उसका तो उसके अपने डिफेंस के साथ ताल्लुक होगा। ठीक है, और उसमें वो खुद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होगा। और अगर वो कहेगा, वो ये कहेगा कि मिसाल यहाँ पर ये दी गई है कि अगर तुम यहाँ आओ तो मैं इसका गला काट दूंगा। इसमें वो अपना डिफेंस कर रहा है कि मेरी तरफ कोई ना आए। अगर कोई मेरी तरफ आया तो एज अ रिएक्शन मैं ये काम करूंगा, मैं इसका गला काट दूंगा या मैं होस्टेज को गोली मार दूंगा। और इसमें बेसिकली वो किसी पॉसिबल ऑफेंस को, किसी पॉसिबल जारहियत को जो पुलिस की जानिब से या हुक्काम की जानिब से, फोर्सेस की जानिब से, टेक्निकल टीम की जानिब से कोई होने वाली जारहियत के रद्द अमल के तौर पे वो पहले से धमकी दे रहा है कि अगर मेरे खिलाफ कोई फोर्स यूज की तो मैं इसके साथ ये करूंगा, अगर मेरे साथ चालाकी की तो मैं ये करूंगा, अगर कोई मेरे नजदीक आया तो मैं इसे गोली मार दूंगा। ये बेसिकली वो आने वाले को पेश कदमी करके रोक रहा है, और रद्द अमल यानी रिएक्शनरी अंदाज में कह रहा है कि अगर कोई मेरे पास आया तो मैं ये कर दूंगा। तो ये है डिफेंसिव अंदाज। डिफेंसिव अंदाज का मतलब इसमें वो अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो ये नहीं करेगा। उसने ये कहा है कि मैं, उसने ये नहीं कहा कि मैं हर सूरत में इसका गला काट दूंगा। उसने ये कहा है कि अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं इसका गला काट दूंगा, या अगर आपने फलां चीज जो है वो एक्सेप्ट नहीं की तो मैं इसका गला काट दूंगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे करीब आए, या आपने कोई किसी ने भी यहाँ दाखिल होने की कोशिश की, या अगर किसी ने जो ये वेपन वाले हैं ये अगर मेरे मुझे अपने नजदीक नजर आए तो मैं ये कर दूंगा। ये डिफेंसिव हो रहा है बेसिकली। वो आने वाली किसी जारहियत को, सब्जेक्ट जो है वो आने वाली किसी भी जारहियत को, आने वाले किसी ऑफेंस को पहले से रोकने की कोशिश कर रहा है और रिएक्शन देने की बात कर रहा है। अगर आप कुछ नहीं करते इस केस में, जैसे कि रिस्ट्रेंट की हमने बात की थी, कि जिसे तहम्मुल और बर्दाश्त की हमने बात की थी, तो अगर आप रिस्ट्रेंट शो करते हैं तो वो ये अमल जो है वो उसको इस पे अमल दरामद नहीं करेगा। इस धमकी पे उसने ये धमकी कंडीशनल लगाई है, और कंडीशन क्या है कि अगर आपने ये एक्शन किया, आपने अगर आप यहाँ आए या कोई इस तरफ बढ़ा तो मैं ये करूंगा। वो बेसिकली अपने आप को सेव करने के लिए ये कर रहा है ताकि उसकी तरफ कोई ना बढ़े, ताकि उसको कोई इमीडिएट थ्रेट ना हो। ये बेसिकली एक खौफजदा माइंड की एक समझे डेमोस्ट्रेशन है जो कि नजर आ रही है उसकी धमकी के अंदर, कि वो खौफजदा है कि उसके खिलाफ शायद फोर्स यूज ना कर ली जाए, उसके खिलाफ अचानक कोई ऑपरेशन ना कर लिया जाए। तो इसलिए वो डरा हुआ है, और वो सब्जेक्ट जो है वो डर की वजह से ये कह रहा है कि अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं ये कर दूंगा, अगर कोई यहाँ पर किसी ने कोई वेपन लेकर आया या किसी ने जो है एंटर होने की कोशिश की तो मैं ये कर दूंगा। तो ये है डिफेंसिव किस्म की थ्रेट। जबकि इसी की एक दूसरी टाइप है जो कि ऑफेंसिव टाइप ऑफ थ्रेट है। वो इस तरह हो सकती है कि वो ये आपको कोई काम कहे। ऑफेंसिव थ्रेट का मतलब जारहाना थ्रेट है, जिसके अंदर वो बेसिकली प्रोएक्टिव होकर बात कर रहा है कि अगर आप 5 मिनट के अंदर यहाँ पर एक गाड़ी नहीं लेकर आ गए तो मैं इसको गोली मार दूंगा। अब यहाँ उसने ये कहा है कि आपको एक काम कहा, आपको एक कंडीशन लगाई, और ये कंडीशन अगर अचीव ना हुई, यानी यहाँ टाइम लिमिट वो तय कर रहा है, यहाँ जो डेडलाइन है वो तय कर रहा है। और डेडलाइन को उसने कहा कि अगर मेरी डेडलाइन आपने मीट नहीं की तो मैं होस्टेज को नुकसान पहुंचाऊंगा। ये है ऑफेंसिव थ्रेट। ऑफेंसिव थ्रेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको फौरी तौर पे कोई एक्शन करना पड़ेगा उसे इस अपने इस मकसद से बाज रखने के लिए।
या बातचीत करनी पड़ेगी या फिर ज़ाहिर है कोई एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन ये भी हो सकता है कि आप उसकी बात मानें। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि जी जो ऐसी कोई एक्सप्रेसिव सिचुएशन हो, वो कहे कि जी फलां शख्स को, मेरी वालिदा को या मेरे भाई को या फलां को या मेरा जो दोस्त है जिसे जेल में बंद कर दिया गया है, अगर 1 घंटे के अंदर उसे वहाँ से लेके यहाँ ना लाया गया, तो ये जो होस्टेज है मैं इसकी जान ले लूँगा। उसने एक किस्म का आपको धमकी दे दी है और आपको डेडलाइन दे दी है कि 1 घंटा है आपके पास, आपने उस शख्स को यहाँ लेकर मेरे सामने लाकर खड़े करना है, नज़र आना चाहिए मुझे वो। अगर मुझे 1 घंटे के अंदर वो यहाँ नज़र नहीं आता, तो मैं सिंपली इस शख्स की जान ले लूँगा होस्टेज की, या मैं इसे नुकसान पहुँचाऊँगा, व्हाटएवर जो भी नुकसान पहुँचाने के बारे में वो कहता है। तो ये ऑफेंसिव थ्रेट है। इन 2 थ्रेट्स की टाइप्स के अंदर डिफरेंस यही है कि जो पहला डिफेंसिव थ्रेट है, उसके अंदर वो आपको कुछ करने से बाज़ रखना चाहता है। आपको एक्शन लेने से बाज़ रखना चाहता है। यानी वो खुद डिफेंस करना, अपने आप को डिफेंड करना चाह रहा है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए, उसके करीब कोई ना जाए, उसके खिलाफ कोई एक्शन ना ले, वगैरह वगैरह। ये होता है ऑफेंसिव थ्रेट। और दूसरा है ये होता है डिफेंसिव थ्रेट। और दूसरा है ऑफेंसिव थ्रेट, यानी जारहाना धमकी, जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि फलां काम कर दो, मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर कोई यहाँ फरार होने के लिए गाड़ी चाहिए, या जो है वो फलां जो मेरा बंदा कहीं बंद है उसको मैं 2 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर लेकर आ जाओ, या 5 मिनट के अंदर फलां काम कर दो। तो यहाँ डेडलाइन वो तय कर रहा है, और उस डेडलाइन को वो कहता है कि अगर आपने मीट नहीं किया तो फिर वो होस्टेज को नुकसान पहुंचाएगा। और इस सूरत हाल में आपको इस थ्रेट को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि पहला वाला थ्रेट जो है, वो डिफेंसिव थ्रेट के अंदर तो सिर्फ वो ये कह रहा है कि आपने ये किया तो मैं ये करूंगा, तो आप वो करने से बाज रहना आपके लिए आसान काम होता है। आप वेट कर सकते हैं, सिचुएशन को बेहतर होने का मौका दे सकते हैं। इसमें आपके पास भी टाइम है, उसके पास भी टाइम है कि जब तक ये काम नहीं होता, जब तक तो कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ठीक है हम रुक जाते हैं, हम फौरी तौर पे ये काम नहीं करते। जैसे उस दिन कोई बात कर रहे थे कि भाई अगर वो भाग ही जाते हैं लोग वहां से निकल के, तो कोई मसला नहीं है, उन्हें दोबारा पकड़ते रहेंगे, उन्होंने किधर आसमान पे चले जाना है, यहीं कहीं होना है, फिर दोबारा पकड़े जाएंगे, अभी लोगों की जानें तो बचें। तो अगर इस तरह से आपको वो कहता है कि जी आपने फला फला एक्शन नहीं लेना है, मेरी तरफ नहीं आना है, तो आप वेट कर लेते हैं। आप कहते हैं ये खुद टाइम की तरफ जाना चाह रहा है, ये खुद हमें रोक रहा है, तो हम भी रुक जाते हैं। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, और मुमकिन है सिचुएशन चेंज हो जाए, और बाज़ औक़ात टाइम के साथ बहुत तेज़ी से सिचुएशन चेंज हो जाती है। लेकिन अगर ऐसी सूरत में आप जल्दबाज़ी करते हैं, तो वो गलत होती है। लेकिन जो जारहाना धमकी है, जो इस वक़्त स्लाइड आपके सामने है, ऑफेंसिव थ्रेट, ये काफ़ी संगीन बात होती है। क्योंकि इसमें वो आपको बड़ा क्लियरली कह रहा होता है कि अगर आपने ये काम इतनी देर में नहीं किया, डेडलाइन वो तय करता है, टारगेट वो तय करता है, डिमांड वो तय करता है, सब्जेक्ट, और आपको कह देता है कि ये काम करना है, और इतनी देर में ये काम इस तरह से ना हुआ, तो मैं होस्टेज को नुकसान पहुंचाऊंगा या विक्टिम को नुकसान पहुंचाऊंगा। ये बड़ी संगीन बात होती है। ये आपके लिए इट इज अ वेरी क्रिटिकल मूवमेंट फॉर यू एज अ निगोशिएटर, बिकॉज आप निगोशिएटर हैं अगर, और आप ऑन सीन कमांडर नहीं हैं, तो आपने इसमें फिर कमांडर को कहना है कि ये सिचुएशन होने जा रही है और उसकी ये डिमांड है, तो इसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और निगोशिएटर का काम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, खासतौर पे सीएनसी का जो रोल हमने बताया था, कि वो ऑन सीन कमांडर को असेसमेंट भी देता है और स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस भी देता है। तो वो उसे बताएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसकी नज़ाकत का ये डिमांड है, उसकी नज़ाकत का ये मुतालबा है कि इसकी जो इस वक्त की डिमांड है ये पूरी कर दी जाए। इस वक्त सिचुएशन मुतकाज़ी है इस बात की कि इसकी बात मान ली जाए, वरना संगीन नुकसान हो सकता है। और इसका जो इसकी टोन बता रही है, इसका अंदाज बता रहा है कि इट इज़ नॉट जस्ट हिज वर्ड्स, वो सीरियस है और वो एक्शन लेने में भी दरेर नहीं करेगा। तो ये एक ज़्यादा क्रिटिकल जंक्शन होता है, या ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है बनिस्बत एक डिफेंसिव थ्रेट के। ऑफेंसिव थ्रेट की कुछ और एग्जांपल्स अगर कोई शेयर करना चाहे तो वो मुझे बताए। डिफेंसिव थ्रेट तो बड़ा सिंपल है, हमने बता दिया कि अगर आपने ये किया तो हम, लेकिन ऑफेंसिव थ्रेट में वो खुद डेडलाइन दे रहा है, खुद टाइम दे रहा है, खुद टास्क दे रहा है कि ये काम करो, अगर इतने टाइम में नहीं किया तो इससे मैं ये करूंगा। तो ऑफेंसिव थ्रेट की कोई और मिसाल, जारहाना धमकी की कोई और मिसाल अगर कोई शेयर करना चाहे, चैट बॉक्स में लिख के भी कर सकते हैं और ज़बानी भी बता सकते हैं। तो ऑफेंसिव थ्रेट्स की एग्जांपल्स के साथ हम कल स्टार्ट करेंगे। आज हमने इस मॉड्यूल की कुछ स्लाइड्स कवर की हैं, होपफुली कल हम इस मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेंगे। सर अगर ये तो ये कि मौके पे अगर किसी ने उस पर अमल बनाया और वो ऑफेंसिव धमकियां दे रहा हो कि अगर मेरा ये मुतालबा हल नहीं किया गया तो मैं ये करूंगा,
ऐसी सिचुएशन में कि फर्ज करें किसी ने किसी को अगवा किया और आपको फोन आता है कि थाने में कि भाई हमारा ये मसला है, अगर आपने ये ना किया तो मैं ये करूंगा, तो ऐसी सिचुएशन पे हम फिर वो क्या उसमें वो करते हैं, क्योंकि बंदा हमारे हाथ में भी नहीं है, ग्राउंड पे भी मौजूद नहीं है, वो आउट होता है और डेडलाइन अगर वो दे देता है, तो इस सूरत में फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, जो सिचुएशन हमारे सामने नहीं है, जहां पर मुग़वी भी हमारे सामने नहीं है, सबसे पहले ऐसी सिचुएशंस में प्रूफ ऑफ लाइफ की बात की जाती है। ये जो होस्टेज सिचुएशन होती है जिसमें आपके सामने कोई शख्स मौजूद ना हो, यू ऑलवेज आस्क फॉर द प्रूफ ऑफ लाइफ फर्स्ट। सबसे पहले तो आपने ये कहना होता है कि भाई जो बंदा है उसकी जान तुम्हारे पास है, वो जिंदा है, वो मौजूद है, इस बात को प्रूव करो तो तुम्हारी बात मानेंगे। भाई एक शख्स है वो कहता है कि मिस्टर एक्स को मैं मार दूंगा अगर तुमने ये नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं है कि मिस्टर एक्स जो यहाँ मौजूद नहीं है ये इसी के पास है भी या नहीं है, तो पहले उसे ये प्रूव करना है। द ओनस इज ऑन हिम। और अक्सर व बेशतर वो उसकी कोई एविडेंस प्रूफ ऑफ लाइफ पेश करते हैं। हमेशा किडनैपिंग के केस में, स्पेशली होस्टेज के किडनैपिंग के केस में ये चीज होती है, क्योंकि आप अभी होस्टेज की नहीं किडनैपिंग की बात कर रहे हैं, तो किडनैपिंग के केस में हमेशा प्रूफ ऑफ लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक प्रूफ ऑफ लाइफ आपके सामने नहीं आता, आप यकीन नहीं करते उसकी बात का और हमेशा उसको मौका देते हैं। वो कहता है कि मैं कर दूंगा, तो आप कहते हैं भाई आपको पता होता है कि ये अगर इसने वाकई किडनैप किया हुआ है और इसने मुतालबा ही मनवाना है, फिर ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इसके लिए इसका मुतालबा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वो रैंसम की डिमांड हो या और कोई डिमांड हो, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो हमेशा वहां प्रूफ ऑफ लाइफ की बात की जाती है। ऑल्दो वो हमारे होस्टेज सिचुएशन से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन उसमें प्रूफ ऑफ लाइफ पहले मांगते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेगोशिएटर्स वहां भी यूज होते हैं, प्रोफेशनली उसको भी हैंडल किया जाता है। किडनैपिंग फॉर रैंसम की मैंने एक ट्रेनिंग की थी, इट वाज मे बी इट वाज विद दिस नेशनल क्राइम एजेंसी जो यूके की है, शायद उनके साथ हमारी ट्रेनिंग एक हुई थी एनसीए के साथ। उसमें हमने किडनैपिंग फॉर रैंसम के ऊपर बात की थी। तो प्रूफ ऑफ लाइफ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहले प्रूफ ऑफ लाइफ आप उससे हासिल करते हैं, फिर आप उसकी डिमांड के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। अदरवाइज आप कहते हैं कि जब तक प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं है, यू मीन नथिंग टू अस। ये सिचुएशन होती है बहरहाल। लेकिन फिर भी आप जारहाना धमकी या ऑफेंसिव थ्रेट्स के हवाले से इस सेशन के बाद, बिकॉज सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आप जरूर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप सारे पार्टिसिपेंट्स जो जो आपके जहन में आइडियाज हों वो शेयर कीजिएगा। अच्छा रहेगा कि मुख्तलिफ किस्म के रिस्पॉन्स सामने आए, कल हम उनको एनालाइज करें कि उनमें से कौन सा ऑफेंसिव थ्रेट है, कौन सा डिफेंसिव थ्रेट है और किसकी क्या डायनेमिक्स है। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और आई होप आज की ये जो कम्युनिकेशन थी, इसमें आपको कुछ नई बातें सीखने का मौका मिला हो, और कल हम इंशाल्लाह मजीद इस मॉड्यूल के ऊपर चलेंगे, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड नाइट। और कल इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होती। अल्लाह हाफिज। Thank you so very much. Allah Hafiz and Hafiz. It's an off from my side too. हम यहाँ पे अपना सेशन का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ज्वाइन करते हैं सेशन एंड डू पार्टिसिपेट क्रिटिकली। सो थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, शुभ खैर।